आइए। तो कल हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया था, क्यों सर? सिंधु घाटी सभ्यता पर हम लोगों ने यूपीएससी और पीसीएस इन दोनों पर इससे ऊपर कुछ नहीं है। मेंस में तो आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं अगर सिर्फ मेरी बातों को याद रखेंगे तो। वैदिक काल है आज ना। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न है, उसका उत्तर दें कि वैदिक काल से आप क्या समझते हैं? वेद आए हैं यहाँ पर। इससे पहले का जो जो लिपि है वो है तो, लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है, इसीलिए हम लोग अद्य इतिहास उसको बोलते हैं। जो आपका काल होता है या भूत जो है, पास्ट, वो तीन तरह का है। एक क्या है? प्रागैतिहास, और दूसरा अद्य इतिहास, और तीसरा इतिहास। तो अब तक आप लोगों ने प्रागैतिहास और इतिहास और अद्य इतिहास ये दोनों पढ़ा है। तो तीसरा है आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास। ये अब शुरू हो रहा है। इसमें लिपि भी है और वो पढ़ा भी जा चुका है ना। तो जो वैदिक काल है उसमें वैदिक वेद आए हैं। वेद वेद जो है वो आधारभूत संरचना है सनातन के लिए। आप लोगों में से जो लोग हिंदू प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा वैदिक कर्म कांड पर विश्वास रखते हैं, है ना। ये जो वैदिक कर्म कांड है, ये वैदिक काल की रचना है। यानी कि आज का जो सनातन आपको दिखाई दे रहा है, उसमें वैदिक काल का बहुत बड़ा हाथ है। समझ में आ गया आपको? तो जैसे कि हम लोग किसी भी जब भी हम लोग शुरू करते हैं तो एक कालक्रम बनाते हैं, तो वो कालक्रम बना लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्यों सर? हैं? कोई आके मेरे बदले कालक्रम बना देगा? जो लाइन खींचकर जो मैं बनाता हूं, आप बना सकते हैं सर? हाँ, तो वो जो मैं बनाता हूँ ना एक लाइन खींचकर, प्रागैतिहास में जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल बना सकते हैं। बनाइएगा। आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। हाँ आइए, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। आप ही आइए सर, आप ही आइए। वो जो मैं लाइन खींच के बनाता हूँ ना, उसको बनाइए। देखिए, आज के हमारे शिक्षक यही सर हैं, इस तो बताएंगे हमको। जी, कुश कुमार। कुश कुमार, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कुश कुमार, अंकित सिंह राठौड़, प्रियंका कुमारी, अभिषेक सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। शिवम राज। देखिए, जो लोग ऑनलाइन मेरी क्लास देख रहे हैं, उनसे एक विनती है कि क्लास को आप ऑनलाइन ही देखें, रिकॉर्डेड देखने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डेड आप देखेंगे तो आप अपने प्रश्न को मेरे सामने नहीं रख पाएंगे। आप बस काल लिख दीजिए। ओहो, चलिए ठीक है, मैं करता हूं, आप बैठिए। जैसा कि मैं जब भी क्लास की शुरुआत करता हूं, तो इतिहास जो कि कुछ कुमार आप बना सके, उसके लिए तो ऑफलाइन आना पड़ेगा, है ना। देखिए, मैं जब शुरू करता हूं तो क्या करता हूं, एक लाइन खींचता हूं यहां पर, है ना। अच्छा, शुरू करते हैं हम लोग क्या से? 6 लाख ईयर एगो, यहां शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, और 10,000 बीसी, ये काल क्या है?
पेलियोलिथिक एज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ आइए, पूरा पाषाण काल। आज पूरी क्लास कहानी होगी, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, समझे सर? सर आप कहाँ थे कल? सर आई वाज सर्चिंग फॉर यू, मैं खोज रहा था। सर अयोध्या आपका क्लास लाइव अयोध्या, अयोध्या आपका क्लास लाइव ले रहा सर। ओके 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 शिवम, ओके। शिवम अच्छा लगता है, ये अपना वाला शिवम है। 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक का जो काल है, वो काल क्या है सर? मध्य पाषाण काल। अभी आदि कहां आ गया? पाषाण काल। इसको क्या बोलते हैं? मीजोलिथिक एज। क्यों सर? क्यों? है ना मैम, आप नहीं है ना, तो आप क्या करना, पुरानी क्लासेस देख लेना, ठीक है? ये ऐप पे अवेलेबल है। उसके बाद क्या है, 6,000 ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, 3-4 क्लासेस में देख लेना। 6,000 से लेके 4,000 बीसी। ये देवजीत जी बताएं। नव पाषाण काल। नियोलिथिक एज। ठीक, उसके बाद कुछ गैप है, और यहां से लेके 1750 तक क्या है? आद्य इतिहास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये और किसी नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम है उसका? हड़प्पा सभ्यता। और किसी नाम से भी जाना जाता है, कांस्य काल से भी जाना जाता है, ठीक है? और मेटल एज भी है ये। अच्छा, इससे हम लोग 1500 बीसी में आते हैं, वहां से लेके 1000 बीसी, और 1000 से 600 बीसी, यानी कि 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच का जो काल है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैदिक काल। ये भी दो तरह का है। 1500 से 1000 के बीच में क्या है? क्या है? पूर्व वैदिक काल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ली वैदिक एज। जी सर। शैलेश काय को कर रहे हो भाई हैंड रेज? उसके बाद क्या है? ये उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल, समझ रहे हो? ओ भाई, पंजा ना, पंजा बार बार मत दबाओ, पूछना है तो ही करो। देवजीत। ओके, उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना? तो यानी क्या हुआ, 6 लाख साल से 1000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक, 10,006 से, तो यानी आज का यहां तक हमारा हो चुका है 1750 सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं? वैदिक काल पे आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करना, 1750 से लेकर 1500 के बीच में 250 साल का गैप है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद जो है वैदिक काल की शुरुआत है, ठीक है? तो आज की हमारी क्लास क्या है? वैदिक काल।
वैदिक काल, ठीक है, जिसे हम लोग वैदिक एज भी बोलते हैं। समझ में आ गया? और इसके दो प्रकार हैं, क्या है? पूर्व वैदिक काल और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ली वैदिक एज, और दूसरा क्या बोला जाता है? लेटर वैदिक एज। टाइम पीरियड क्या है? 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी, 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। अब मेरा सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ जो 1000 बीसी में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इन दोनों में डिवीजन आ गया है? ये आपको शायद बीपीएससी ने पूछा भी है कि लोहे की खोज भारत में कब हुआ है, तो आपका आंसर था उसमें 1000 बीसी। ये मेरे ख्याल से 68वें बीपीएससी पूछा। क्यों सर? 68वां का सवाल है ना ये? 67 में? भाई 2-3 साल में पूछा गया है ये। हाँ ये ठीक है सर। 1000 बीसी में लोहे की खोज हो गई है और लोहे की खोज ने बातों को बदल दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं वैदिक काल के बारे में। ठीक, हम लोगों ने कैटेगराइजेशन देख लिया, वर्गीकरण देख लिया वैदिक काल का कि दो तरह का होता है, एक पूर्व वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, अर्ली वैदिक एज है और लेटर वैदिक एज है। गलत कुछ। द्वितीय नगरीय क्रांति जो है ना वो वैदिक काल का काम नहीं है, महाजनपद काल का है। गलत है आपका ये सर। समझ में आ गया? कुश कुमार इधर आइए, बात करते हैं वैदिक काल के बारे में। ठीक है, हमारे यहां जो कर्म कांड की व्यवस्था है, जो हम लोग रिचुअल्स देखते हैं, ये वैदिक काल से ही आया हुआ है। हवन कुंड करना, स्वास्ति तो पहले से चल रहा है, स्वास्तिक वाला, जैसे बलि प्रथा, ये सब जितनी भी चीजें आप देखते हो, पूजा पाठ कैसे होगा, कर्मकांड कैसे होगा, मृत्यु के बाद कैसे क्या किया जाएगा, कौन सी क्या व्यवस्था होगी, किस मंत्र का उच्चारण कैसे होना है, ये सारी बातें जो है कब की है? ये वैदिक काल की है। अब सवाल उठता है कि 1750 के बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया और 1500 बीसी में जब वैदिक काल की शुरुआत हुई, तो ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या हुआ कि वैदिक काल की शुरुआत हो गई? इसका उत्तर है आर्यों का भारत में आगमन। अब आगमन है या यहीं पर है, ये विवाद है। आर्य का की भारत में उपस्थिति जो है उसी ने वैदिक काल की शुरुआत करी है। क्या कहेंगे हम? वैदिक काल का आरंभ किसकी वजह से है? आर्यों का भारत में आगमन कहना मैं नहीं कहूंगा, उपस्थिति। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये आर्य थे कौन? पहले ये बात करेंगे। हमारा क्या विषय वस्तु कैसे रहेगा, क्या करेंगे हम लोग, कैसे पढ़ाएंगे? पहला बात कि आर्य है कौन, आर्य कौन है, आर्य जो है कौन है, पहला तो ये। दूसरा क्या होगा सर विषय वस्तु, कि आर्य भारत के हैं या बाहर से आए हैं। ठीक है, तो उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है आर्य का, उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो कहां का है? भारतीय है या भारतीय है या विदेशी है। दूसरा ये। तीसरा
कि समाज कैसा है, सोसाइटी कैसी है, इस पर बात करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हमारा क्षेत्र चलेगा आगे, कैसे कैसे करना है। ठीक है, आर्य है कौन? सबसे पहली बात, आर्यों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। सबसे पहली बात, क्या आर्य को हम एक रेस बोल सकते हैं? रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्य को एक रेस कहा जा सकता है कि ये लोग एक पर्टिकुलर रेस के हैं? नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। जब हम रेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मानव का जो जीन है उसका मेकअप कुछ एक जैसा है, इसी वजह से एक जैसे लोग दिख रहे हैं। बताना मुश्किल है। क्या फिर आर्य अगर एक रेस नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि अलग अलग तरह के दिखने वाले लोग भी आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि आर्य वो लोग हैं जिनका एक समान संस्कृति है, जिनकी एक समान संस्कृति है, एक कॉमन कल्चर है। समझ में आ गया? अच्छा, इस कल्चर का एक अभिन्न भाग है। मैंने क्या बताया था, क्या अंतर है सभ्यता और कल्चर में? सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सभ्यता कैसे रहते हैं इसको कहते हैं, सॉरी, संस्कृति कैसे रहते हैं आप उसको कहते हो। सभ्यता क्या है? जब नहीं सभ्यता, हाँ, नहीं संस्कृति तो ये हो गया कि भाई हम जैसे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शादी होती है, ये फलाना ढिमाना। सभ्यता क्या है? इन सब चीजों में जब हम लोग तकनीक ले आते हैं, कोडिफाई करने की कोशिश करने लग जाते हैं, व्यवस्थित करने लग जाते हैं, तब वो सभ्यता बन जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का होना, आपके धर्म में ग्रंथों की उपलब्धता, ये सब क्या है? सभ्यता के प्रतीक है। सभ्यता समाप्त हो सकता है, संस्कृति समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि रहने का तरीका है। हो सकता है कि कथक जो आप करते हैं उसके लिए एक नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक उपलब्ध हो। ध्यान से समझिएगा, हो सकता है कि नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक जो है वो जल जाए, समाप्त हो जाए, खो जाए, गुम हो जाए, लेकिन कथक कभी नहीं हट सकता, क्योंकि वो आपके संस्कृति का भाग है। तो संस्कृति कभी समाप्त नहीं होता है, सभ्यता भले समाप्त हो जाए। बात समझे कि नहीं? हाँ सर। नहीं, संस्कृति खत्म नहीं होगी, संस्कृति में कुछ परिवर्तन आ सकता है। नहीं समझे? जैसे वैश्वीकरण आया है, आप ही का उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि एक जगह पे लोग जो आते हैं उसके पे दो तीन लोगों को मिल जाते हैं। तो वैश्वीकरण आने के बाद आपकी संस्कृति में कुछ बदलाव आ सकता है, और संस्कृति समाप्त नहीं हो सकती है। अच्छा, आप जो बोले कि लद्दाख में अगर हम बाहर के लोगों को बसवा दें तो हो सकता है कि उनकी संस्कृति समाप्त हो जाए। संस्कृति समाप्त नहीं होगी, वहां के लोग बवाल कर देंगे, लड़ेंगे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। विकसित हो सकता है, बदलाव आ सकता है, वहां के लोग बवाल कर सकते हैं कि भैया, जैसे पहले क्या हुआ करता था, हम लोग कहते थे वैश्वीकरण है बहुत अच्छी बात, हम लोगों ने जींस पहनना शुरू कर दिया, शर्ट पैंट पहनना, धोती कुर्ता के बदले हम लोगों ने शर्ट पैंट पहनना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ है? अब ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? दुनिया में सभी लोग वैश्वीकरण के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? नहीं पता चल रहा है क्या वैश्वीकरण के खिलाफ है? तभी तो कह रहे हैं हम इन लोगों को नहीं आने देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अभी पुरानी बातें हम लोग कर रहे हैं कि धोती कुर्ता पहनेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे। समझ में आ रहा है? तो संस्कृति अपने आप को री इम्पोज करने की कोशिश करता है। संस्कृति जो है जड़ नहीं है, मेरी बात को जरा समझो। संस्कृति जड़ नहीं है कि वो कभी बदल ही नहीं सकता है। संस्कृति में बदलाव आता है, लेकिन संस्कृति की जो मूलभूत चीजें हैं वो रहेगा ही रहेगा। जैसे भले आप जींस शर्ट पहने, लेकिन जब पूजा पाठ करेंगे तो धोती कुर्ते पे ही आएंगे, वो आपकी संस्कृति का भाग है। मारा कि नहीं? संस्कृति जो है वो उसमें जड़ता नहीं है, उसमें बदलाव आएगा समय समय पर, लेकिन आप ये नहीं कह पाएंगे कि संस्कृति पूरा बदल जाएगा। क्लियर है ये चीज? थोड़ा बहुत समझ में आया? आप ही लड़ने लग जाएंगे, मेरी संस्कृति में इतना परिवर्तन आ रहा है ना? आपके बड़े बुजुर्ग कहेंगे ये सब नहीं चलेगा। संस्कृतियों के बीच में क्या होता है, कई बार लड़ाई भी हो जाती है।
समझे कि नहीं? अच्छा चलिए, अब है कि आज जो है आर्य एक संस्कृति लेकर भारत में आए हैं, ये बात कहा जा सकता है। उनका एक समान संस्कृति है, एक उनके पास जो है एक अलग एक यूनिक संस्कृति है, एक यूनिक कल्चर है उनके पास। उस यूनिक कल्चर में एक अभिन्न भाग है भाषा, लैंग्वेज। आर्य अपने भाषा के कारण जाने जाते हैं। जहां जहां आर्य गए उन्होंने अपनी भाषा की छाप छोड़ी। समझे बार, इस भाषा को हम लोग कहते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। भारतीय यूरोपीय यूरोपीय भाषा, समझ में आ रहा है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है, इनकी कॉमन बात है। हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो क्या है? लैटिन क्या है? हिंदी क्या है? संस्कृत क्या है? पंजाबी क्या है? आसमीज, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, ये सब क्या है? ये एक ही, इन सभी भाषाओं के एक ही ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। सब किसकी देन है? आर्यों की देन है। आर्य अपने भाषाओं के कारण जाने जाते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से भाषा छोड़ा। ईरानियन लैंग्वेज, पारसी लैंग्वेज, पारसी भाषा जो है, ये सब किसकी देन है? फारसी जिसको आप कहते हैं, किसकी देन है? फारस से जो आया है, आर्यों की देन है। बात समझे कि नहीं? इसी वजह से आप देखेंगे कि अंग्रेजी के कई सारे शब्द आपको संस्कृत में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, फारसी में भी मिलेगा, उर्दू में भी मिलेगा, पंजाबी में भी मिलेगा, आसमी में भी मिलेगा, असामी में भी मिलेगा, बोडो में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। लेकिन फिर दक्षिण भारत के जो भाषाएं हैं, जैसे कि मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इनसे इनमें कोई लैंग्वेज वर्ड जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो लैंग्वेज का जो ट्री है, उनके जो लैंग्वेज का जो जेनेसिस है, जो आरंभ है, वो अलग तरीके से हुआ है। लैंग्वेज यानी भाषा का भी क्या होता है? भाषा का भी अपना एक फैमिली होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक फैमिली के लोग हैं, तो भाषा जो है ना, लैंग्वेज है, उसकी भी अपनी एक फैमिली है। समझे बात को? वो एक फैमिली दर फैमिली जो है, वो हम कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कई सारी जो है बोलियां शुरू हो जाती है, कई सारी भाषाएं शुरू हो जाती है। ठीक है? एक फैमिली की भाषाओं को हम लोग जैसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एक जो है फैमिली है, इसमें कई सारी भाषाएं हैं। ये जो फैमिली है, इसकी शुरुआत किसने करी है? इसकी जननी कौन है? आर्य हैं, इंडो यूरोपियन। अच्छा, द्रविडियन भाषा अलग है, उनका अलग है। मंगोलियन अलग है। ऑस्ट्रोलाइड एक अलग भाषा है। तो आप जो है इन सबको मिला नहीं सकते। क्लियर? ये चीज समझ में आ गया? तो जरूर ये भाषा लेकर आए हैं, इनका एक समान जो है संस्कृति है, एक विशिष्ट संस्कृति है, जिसके वजह से आर्य को आप जो है, आर्य की उपस्थिति को जो है आप अलग तरीके से एक अलग काल में दिखाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज? अब सवाल उठता है कि हम लोग आर्य को समझ तो गए कि इनकी एक विशिष्ट संस्कृति है और इनकी एक विशिष्ट भाषा है, भाषा शैली है, जिन्होंने कई भाषाओं को जन्म दिया है। इसीलिए आर्य की उपस्थिति को भारत में जो है एक अलग काल से दर्शाते हैं। इसे हम लोग वैदिक काल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अभी ये तो विवाद है ना, विवाद में जा रहे हैं अभी। भाई अगला विवाद यही है। सवाल यह है कि क्या आर्य भारत में थे या इन्वेडर थे, बाहर से आए थे? ये विवाद है। नहीं समझे? अगर आप अगर आप बाल गंगाधर तिलक से पूछेंगे तो वो आपको बोलेंगे तो भारतीय थे, हिमालय हिमालय से आए थे, तिब्बत से आए थे, आर्कटिक रीजन से आए थे, तो सीधे नकार देंगे। लेकिन अगर आप मैक्स मूलर से पूछेंगे तो बोलेंगे वो बाहर से आए। बात समझ रहे हो कि नहीं? है ना? इतिहासकारों के हिसाब से अलग अलग बातें हैं। अच्छा आप सुन लो, मैक्स मुलर या जितने भी पाश्चात्य इतिहासकार हैं, वेस्टर्न हिस्टोरियंस, उनकी एक बात यह है कि आर्य जो है वो बेसिकली कहां से आए हैं? वो आपको बोलेंगे आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं। ध्यान सुनना, मेरी बात होगी नहीं? ध्यान सुनना। अगर आप
पाश्चात्य इतिहासकारों की बात करें तो वो आपको बोलेंगे कि आर्य जो हैं वो कहां से आए हैं, मध्य एशिया या दक्षिणी रूस से आए हैं। ध्यान सुनिएगा, ऐसा वो क्यों बोलेंगे? हर अच्छी चीज जो भारत में हुई होगी उसका वो श्रेय लेना चाहेंगे और वो बोलेंगे ये तो हम पाश्चात्य लोग हैं जिसके वजह से ये चीज आप में उपलब्ध है। इसीलिए मैक्स मुलर साहब और उनके साथ जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो आपको यही कहते हुए पाए जाएंगे कि भाई ऐसा है कि ये मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं, ये दक्षिणी रूस से आए हुए लोग हैं, ये भारतीय नहीं है। वो आपको साफ मना कर देंगे। लेकिन जितने भी भारतीय इतिहासकार हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक कहेंगे कि ऐसा है, आर्कटिक रीजन से आए हैं, हिमालय से आए हैं। भारतीय इतिहासकार ये बात करने में नहीं चूकेंगे कि आर्य जो है वो यहीं के हैं। अब सवाल उठता है कि किसकी बात माने, पाश्चात्य इतिहासकारों की बात माने या फिर भारतीय इतिहासकारों की बात माने, किन की बात माने? अब सवाल उठता है कि चलिए इस पर मंथन किया जाए थोड़ा बहुत। देखिए इसमें ज्यादा आपको मंथन करने की जरूरत नहीं है। हम चूंकि भारतीय हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय इतिहासकार जो बोल देंगे वही मान लेंगे। आपको देखना होगा कि किसमें तर्क है, कौन सी बात, कौन सी विचारधारा तर्क संगत है। नहीं समझे बात को? कौन सी विचारधारा तर्क संगत है, हमें जो है वही लेके बात माननी पड़ेगी। नहीं है, उन्होंने ये नहीं बोला है हम वहां से आए हैं, क्योंकि वो लोग आए हैं, बसे हैं और अपने आप को यही का बता रहे हैं। मुझे बात होगी नहीं, उन्होंने ये बात नहीं बताया। उनकी बातों से पता करना पड़ेगा कि वो यहां के हैं कि नहीं है। अच्छा, अगर कोई साउथ इंडियन आपके बीच में आ जाएगा, वो कोई बोल अगर नहीं बोलेगा साउथ इंडियन मैं नहीं हूं, चुपचाप बैठा हुआ है क्लास ले रहा है, आप पकड़ नहीं लोगे कि ये साउथ इंडियन है। ड्रेसिंग सेंस से ही पकड़, मान लो ड्रेसिंग सेंस मेरी तरह एकदम बिल्कुल, तो आप उसकी बातों से पकड़ लेंगे, बोलने के तरीके से पकड़ लेंगे कि ये साउथ इंडियन है। अगर कोई यूपी से आया है तो उसकी हिंदी से पकड़ लेंगे कि उसका जो है हिंदी है, और थोड़ा म्यूजिकल अंदाज रहेगा तो आप पकड़ लेंगे कि ये बिहारी है। बिहार के जो हिंदी है, बिहार उसमें एक म्यूजिक है, वो थोड़ा सा ना एक म्यूजिक की तरह बोलते हैं। आखिरी में थोड़ा सा जो जो दो तीन शब्द होता है ना, थोड़ा सा लंबा खींचता है बिहारियों में। आप ऑब्जर्व करना। कहां जा रहे थे, क्या बोल रहे हो, ऐसे। तो वो थोड़ा सा जो है वो पता कर लोगे कि ये बिहारी है। और जो यूपी वाली हिंदी है वो खड़ी हिंदी होती है थोड़ी सी। समझे बात हो कि नहीं? उनके शब्दों के उच्चारण से भी पता कर लेंगे आप। शब्दों के उच्चारण आपको अगर आप देखें, अगर आप अवध रीजन में रहे हो, लखनऊ वगैरह, तो शब्द उच्चारण उनका गलत नहीं होता है। रॉ में सही डिफरेंस ढूंढते हैं, शौ में अलग सही डिफरेंस ढूंढते हैं, तो पकड़ लेंगे आपकी ये लोग वहां के हैं। एक बंगाली अगर आएगा, एक बंगाली आएगा तो पकड़ लोगे आप, बंगाली बंगाली है ये, है वो वह बोलते ही नहीं है, वो सब ब होता है उनका। विजय जी, समझे बात हो कि नहीं? तो ब होगा उनका सब कुछ, तो आप पकड़ लेंगे कि हाँ ये बंगाली है। मराठी का पकड़ लेंगे, हैं आहे चांगला आहे ऐसा बोलेंगे वो लोग, तो आप पकड़ लेंगे। तो किसी भी आदमी को चाहे आप मिले ना मिले हो, उसकी भाषा शैली से पकड़ सकते हैं आप कि भाई एक यहाँ के तो नहीं हो सकते। अच्छा, मान लो कि भाषा ही उन्होंने दिया आपको, तो फिर कैसे पकड़ेंगे? ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। पकड़ेंगे पकड़ेंगे कि कहाँ के हैं ये लोग। फिलहाल जो वेद है वो चार तरह के वेद हैं। जो पूर्व वैदिक काल है वो उसमें केवल एक वेद लिखा गया, उसे हम लोग कहते हैं ऋग्वेद, तो सबसे पुराना वेद है। समझ में आ रहा है? 1025 के करीब आपको उसमें हाइंस है, 10 मंडल है। समझ में आ गया? पहला और 10वां मंडल बाद में लिखा गया है, बाकी दूसरे से लेकर 9वें मंडल तक बात जो है वो ऋग्वेदिक काल का ही है, यानी कि पूर्व वैदिक काल का ही है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इतना अपने को समझ में आ गया कि पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच में है, भारत में आर्य हैं और आर्य ने एक वेद लिखा है जिसे हम लोग ऋग्वेद कहते हैं, जो सबसे पुराना वेद है। वेद होते हैं चार,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। समझ में आ गया आपको? ये चीज ध्यान रखिए, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब जब भाषा ही उन्होंने दिया है तो कैसे पकड़े? वो लोग यहाँ के हैं या बाहर के हैं, एक समस्या हमारे सामने ये है। और इतिहासकार तो आपस में लड़ ही रहे हैं कि भैया ये यहाँ के हैं वहां के हैं। अच्छा, जो भी इतिहासकार से आप बात मानेंगे, बात करेंगे, वो इतने कन्विक्शन से आपको समझा देगा कि भारतीय हैं या बाहर के, कि आप उसमें तो बिल्कुल मान जाएंगे हाँ बात सही बोल रहा है, जिस भी इतिहासकार से मिलेंगे तो। अगर वो भारतीय इतिहासकार होगा, अब भारत में ये मानता होगा कि भारत के ही आ रहे हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आपको ढंग से समझा देंगे कि भारतीय। आप कहोगे अबे तुमको मालूम नहीं है, 10 एविडेंस हम तुमको देते हैं। अच्छा, मैक्स मुलर की संतानों से मिलेंगे तो वो भी आपको ढंग से समझा देंगे कि वो बाहर है। तो ये पढ़े लिखे लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है। पढ़े लिखे लोग अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं तर्क के साथ। अनपढ़ गवार और पढ़े लिखे में क्या अंतर होता है? ज्यादा का अंतर नहीं होता है। अनपढ़ गवार बलपूर्वक कोशिश करता है कि आपको मेरी बात मानते हैं, अबे मेरी बात मानेगा कि मारे तो मुक्का। पढ़े लिखे लोग कैसे बात करते हैं? अबे तुमको मालूम नहीं है, ये जीन था, ये एविडेंस था, ये था, वो था। अब तुम कहोगे यार तर्कसंगत बात कर रहा है। ज्यादा पढ़े लिखे और अनपढ़ गवार में ज्यादा का अंतर नहीं होता, बस एक का अंतर होता है तर्क का। पढ़ा लिखे वाला आदमी आपको सुनने में अच्छा लगेगा, तो बलपूर्वक इस्तेमाल करता है ना, मां मुक्का दो मां नाक पचका इसका। समझे मैडम? उनके साथ समस्या क्या है कि वो बलपूर्वक काम करते, दिखने में अच्छे नहीं लगते वो। समझे? तो अब ये दोनों इतिहासकारों में भाई साहब विभेद। अब अपने को क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या करना है, समझ में। देखो, इन जनरल यूपीएससी, एनसीईआरटी और बहुत सारी किताबें इस बात पर एक संगत हैं कि आर्य बाहर से आए। ज्यादातर इतिहासकार इस बात को लेकर अभी तक, जो वर्तमान में प्रौद्योगिकी है हमारे पास, जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, उसके बेसिस पर यह मालूम चल रहा है कि जो है, देखो एक बोल रहा है सर 1025 नहीं 1028 सूक्त हैं, वर्सेस हैं। समझ में आ रहा है? बाबू कुश कुमार, ये जो तुम 3 एक्स्ट्रा जोड़े हो ना, ये तुम्ही को इसका एविडेंस देना पड़ेगा। ये 3 एक्स्ट्रा जोड़े हो ना, ये लूसेंट का जो ज्ञान तुम्हारा निकल रहा है, 3 एक्स्ट्रा तुम्ही को जो बताना पड़ेगा बेटा कि कौन सा है। समझे? एक एक मंडला के बारे में बताना पड़ेगा आपको। देखो हमको छेड़ो मत, मैं छिड़ गया तो दिक्कत हो जाएगा तुमको। चुपचाप पढ़ो है, बताएंगे हम आपको। 1028 कुछ किताबों में 1028 लिखा है, कुछ में 1017 लिखा है, कुछ में 1025 लिखा है ना? बात करेंगे, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। 10 प्रमुख मंडल हैं, मंडलों में क्या क्या है थोड़ा बहुत बात करेंगे। गायत्री मंत्र जो मंत्र है वो किस में है, बैटल ऑफ 10 किंग्स किस में है, वर्ना सिस्टम किस मंडल में है, बात करेंगे। अभी पहले आप ना इस विवाद से बाहर निकल जाइए कि 1025 वर्सेस है या 1028 वर्सेस है, वो तो ऋग्वेद पलटना पड़ेगा। इतिहासकार अभी इसी बात पे सहमत नहीं है कि रामायण में 6 अध्याय हैं या 7 अध्याय हैं। कुछ लोग उत्तरकांड को रामायण का भाग नहीं बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण का भाग। अब कुछ लोग मानते हैं, तो ये तो धार्मिक आस्था है। नहीं नहीं, मैं समझ गया कुश कुमार, अच्छा है तुम बोल रहे हो। तो अभी ये सब ना बहुत विवादित चीजें हैं कुश कुमार, ये बहुत विवादित चीजें हैं कि कितने मंडल, कितने कितने तुम्हारे अध्याय हैं। उत्तराखंड रामायण का भाग है कि नहीं? कुछ में तो 8वां मंडल, 8वां अध्याय भी जोड़ा हुआ है, कुछ करें 9 अध्याय है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गौतम बुद्ध जिन्हें हम 9वां अवतार कह रहे हैं, वो गौतम बुद्ध नहीं है, लुम्बिनी वाले। वो 5000 साल पहले आए थे, वो अलग हैं, उनका जन्म गया में हुआ था। अब क्या बोले सर, क्या पढ़ाएं और क्या करें? समझ रहे हो बातों की नहीं? पता है ना ये बात? एक ये भी विवाद है कि 9वां अवतार जिस गौतम बुद्ध, जिस बुद्ध को कह रहे हैं, वो गौतम बुद्ध नहीं है जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था।
वो थे जो गया में हुआ था, बोला जाए सर। पढ़ाते वक्त भी डरते रहते हैं कि क्या बोले और क्या ना बोले, है ना। चलिए बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। अभी पहले मेरी कहानी सुनिए, है ना। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कितना क्या सही है, इस पर हम लोग बात हम तो करते ही एक एक चीज पर, एक एक नुई मतलब बाल की खाल नोच देता हूं मैं, तो एकदम टेंशन ना लो, पढ़ते रहो, देखो तुम्हें कितना कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम किसकी बात माने भाई, बाहर से आए अंदर, तो ज्यादातर इतिहासकार और आपकी एनसीईआरटी किताब ये कहता है कि ये लोग बाहर से आए। एनसीईआरटी खास करके आर एस शर्मा एक एविडेंस देते हैं और वो एविडेंस ठीक ठाक लगता है। आर एस शर्मा ये बोलते हैं कि M17 नामक एक जीन है, M17, ध्यान सुनिएगा सर, एक जीन है M17 नामक। अब इसमें अंदर मंथन करने की जरूरत नहीं है, पहले बात को समझ लीजिए। M17 नामक एक जीन है जो कि 8000 साल पहले, आज से 8000 साल पहले मध्य मध्य एशिया एवं दक्षिणी रूस के क्षेत्र में आया था। वहां के करीब करीब 40 से 50% जो लोग हैं, और कुछ किताबों में 60% बोला जाता है, उन लोगों के पास M17 जीन है। अगर हम लोग मानवीय संरचना को देखें, उनके जीन के आकार को देखें, तो एक जीन का आकार M17 है। उस M17 में आपको पाया गया है कि मध्य एशिया एवं दक्षिणी रूस का जो क्षेत्र है, उसमें कम से कम जो है 50 से 60% लोग जो है वो M17 जीन लिए हुए हैं। अब जरा भारत में आते हैं। भारत में ये हिस्सा जो है, ये उत्तरी भारत है जिसे हम लोग नॉर्थ इंडिया कहते हैं, और ये हिस्सा जो है ये साउथ इंडिया है। ऐसा पाया गया है कि यही M17 जीन उत्तरी भारत के 35% लोगों में पाया गया है और दक्षिण भारत के 10% लोगों में पाया गया है। तो ये बताता है कि चूंकि ये 8000 साल पहले आया था और यहां पर 1500 BC में आया है, तो ये बताता है कि ये लोग जरूर जो है कॉकेकस माउंटेन होते हुए भारत में आए होंगे। समझ में आ रहा है। ये थ्योरी दी जाती है, जो जेनेटिक स्टडी है उससे ये मालूम चलता है कि ये लोग जो होंगे ये कहां के होंगे, मध्य एशिया के लोग होंगे, यानी यहां के नहीं होंगे। एक तो ये एविडेंस दिया जाता है, समझ में आ गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या बताता है हमको, ये क्या बताता है हमको, मध्य से एशिया से आएंगे। अच्छा, एक तो ये एविडेंस दिया जाता है इस चीज के लिए, हाँ, आर्य, ठीक है, आर्य आए होंगे। एक और एविडेंस दिया जाता है जिसके थ्रू बताया जाता है कि भाई ये चीजें हुई होंगी। ये एविडेंस है, ये एविडेंस दिया गया है, जेनेटिक स्टडी है, मॉडर्न स्टडी है। आज की स्टडी के थ्रू किसी आदमी ने नहीं दिया है, मैक्स मूलर ने भी ये बात कहा था और बाद में भी इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये चीजें हैं, जेनेटिक स्टडी के थ्रू पता चला है। दूसरी चीज एक और है कि जो ऋग्वेद, जो अर्ली वैदिक की रचना है, कंपाइल किया गया है, उसमें कुछ ऐसे शब्द मिले हैं, ऐसे फ्लोरा और फौना, ऐसे पौधे और ऐसे जंतुओं के बारे में जिक्र किया गया है जो भारत में नहीं पाया जाता। जैसे कि घोड़े, घोड़े भारत में नहीं थे। अगर ऐसा होता तो सिंधु घाटी सभ्यता हमको घोड़े के बारे में मालूम होता। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर सुरकोटडा में तो मिला है, दैट इज एक्सेप्शन, अपवाद है, उसके बारे में हम बता नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि वो सही से कि वो घोड़े का ही बोन है या किसका है। फिलहाल अगर एक आध जगह मिला भी है तो वो अपवाद मात्र होगा, उसको आप जो है नियम नहीं बना सकते हैं। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पास ही घोड़ा नहीं है, जो इतनी विकसित सभ्यता है, तो आप भूल जाइए कि भारत में कोई मतलब कि हॉर्स का एविडेंस रहा होगा। तो घोड़े जो हैं वो यहां नहीं पाए जाते। घोड़े मध्य एशिया के लोगों के पास था। वो अगर उसका जिक्र अश्व के नाम पे मिलता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि
ये लोग वहां से आए होंगे, तभी इनको मालूम है घोड़े के बारे में। पॉइंट नंबर 1। दूसरे कुछ पौधे हैं जैसे मैपल, ये जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। बात समझा कि नहीं? समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया, तो भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो इन घोड़ों के बेसिस पर, सॉरी, इन मैपल और इन पादपों के बेसिस पर जो पौधे हैं, इनके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जरूर मध्य एशिया से आए होंगे यहां पर। तो हमारा एनसीईआरटी जो है वो यही बात कहता है कि भाई ऐसा है कि ये लोग कहां से आए होंगे, मध्य एशिया से आए होंगे। तो दो बातें सिद्ध हो गई। आर्य कौन है? आर्य जो है एक विशिष्ट सभ्य संस्कृति वाले लोग हैं, जिन जो अपनी भाषा के कारण जाने जाते हैं। उनकी एक अपनी भाषा शैली थी जो जगह जगह पर उन्होंने किया। अच्छा, रास्ता कैसे बताएंगे कि किस रास्ते से आए होंगे? तो इन्होंने ना जगह अपने ऋग्वेद में कई सारे नदियों के बारे में बताया है, जैसे हकरावती, जैसे कि आपको जो है कुंभा। तो ये सब अफगानिस्तान, ईरान, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे हेमनंद, तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि जिनका नाम जो लिया गया, जैसे समझ में आ रहा है, वो नदियों का जो जिनका नाम लिया गया है वो नदियां क्या है, वो नदियां इंडिया में नहीं है, बाहर की हैं। समझ में आया? तो वो एक रास्ता भी बताता है कि किस रास्ते के थ्रू आए होंगे। अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया में आए होंगे, खाइबर बोलन पास के थ्रू। तो इंडिया में आ गए। इंडिया में उन्होंने अपना रास्ता कहां बनाया? उत्तर पश्चिमी भारत में गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र के पास। गंगा यमुना का दोआब किधर पड़ता है? ये कानपुर, मेरठ, दिल्ली, ये जो क्षेत्र है ये गंगा यमुना का दोआब माना जाता है। तो यहां पर ये आकर बस गए होंगे। क्लियर है ये चीज? तो अपनी कहानी कहां तक बनी? कहां तक बनी कि आर्य कौन है, आर्य कहां से आए हैं, आर्य का आने का कालक्रम क्या है, आर्य की क्या विशेषता है, ये सारी बातें हम लोग समझ गए। ठीक। और वैदिक काल का और वेदों का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व हमारे जीवन में, ये भी हम थोड़ा जान गए। अब आते हैं इनके सामाजिक जीवन पर कि क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा। ठीक। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आर्य जो भारत में आए होंगे, क्या वो एक ही बार में आ गए? हो गया, आ गए सब बैच में, मतलब एक ही साथ सब आ गए, अब कैसे रहना है सीखते हैं, ऐसा है क्या? जैसे मान लीजिए 100 आर्य भारत में है, तो 100 आर्य क्या भारत में एक ही बार में आ गए? एक बार तो नहीं आए होंगे, कई बैचेस में आए होंगे। 10 लोग आ गए, एक फैमिली आ गई, फिर दूसरी फैमिली आ गई। तो सवाल उठता है कि ये लोग मध्य एशिया से भारत में क्यों आए? के आने का कारण ये दिया जाता है कि वहां सूखा पड़ गया था, जलवायु परिवर्तन, सूखा पड़ गया। क्योंकि 1750 के समय में सिंधु घाटी सभ्यता भी जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हुआ है, डिक्लाइन कर गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, जिसकी वजह से उन्हें उस क्षेत्र को छोड़ना होगा, क्योंकि अत्यंत सूखा क्षेत्र है। वहां से छोड़कर ये लोग भारत में आए हैं। एक बात बता दूं कि मध्य एशिया में जो जनजाति है, वहां पे जनजातियों के भरमार है। वो जनजाति थोड़े लड़ाकू स्वभाव के हैं। समझ में आ रहा है? उनको जो है घोड़ों पे चलना, घोड़ों पे लड़ाई करना, उनके लिए उनको जो है दक्षता हासिल है। वो लोग बहुत सकुशल जो है, बहुत स्किलफुल वॉरफेयर करते हैं। बाद में आपको मध्यकालीन इतिहास में भी तुर्की ट्राइब मिलेगा, तुर्की जनजाति भी बहुत लड़ाकू किस्म के होते हैं। समझे बातों की नहीं? थोड़े मंगोली मिलेंगे आपको, जो चंगेज खां वगैरह, वो भी लड़ाकू स्वभाव के हैं। तो वो जो क्षेत्र ही है ना पूरा का पूरा, वो क्षेत्र ही लड़ाकू स्वभाव का है। क्यों? क्योंकि उनके पास घोड़े हैं, तेजी से भाग सकते हैं। यही कारण है कि वो लोग वहां से भारत में आए होंगे। ठीक, भारत में आए। अच्छा, भारत में जब आए तो इनकी फैमिली आई होगी। एक फैमिली आई, दूसरी फैमिली आई, तीसरी फैमिली आई, चौथी फैमिली आई। समझ में आ गया? अब देखो मेरी बात उधर ध्यान सुनना। सबसे पहले एक फैमिली आई होगी, ये एक परिवार है? ठीक। अब इन परिवार के कुछ बच्चे हुए होंगे, परिवार बड़ा होगा, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन। तो धीरे धीरे ये परिवार जो है कई सारे परिवारों में टूट जाएगा। सही बोल रहा हूं? है? कई परिवारों में टूटेगा।
तो ये सभी चूंकि एक ही परिवार से निकले हुए हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कुल। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? एक ही कुल के हैं सब। कुल क्या होता है? रघुकुल, रघुकुल, चंद्रकुल, क्या क्या बोलते हैं हम लोग? एक ही कुल के हैं, मतलब हमारे दादा परदादा एक ही होंगे। एक कुल में शादी नहीं होती है, मालूम है ना? है कि नहीं? ये एक कुल धीमे धीमे क्या होगा, और परिवार टूटेंगे। ओके, तो ये एक ग्राम बन जाएगा। सही बोल रहा हूं? एक गांव बन जाएगा। आपको बता दूं, आप अपने गांव में रहते हैं, उसमें कई फैमिलीज हैं। अगर आप लोग एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप जरा देखना कि वो सभी लोग जो है ना एक ही कुल के होंगे। आप जब गांव में देखिएगा, ये चाचा जी हैं हमारे, चचेरे चाचा, दूर के चाचा हैं, इनका तीसरा चौथा जनरेशन हमारे हुए, इसीलिए एक गांव में शादी नहीं होता है। ऑब्जर्व किया आपने? अगर आप लोग इस फितूर में है, कोई पसंद वसंद है, तो भूल जाइए कि आपका शादी होने वाला है। अपनी पसंद को बदल दीजिए, लेके भाग जाएगा। तो फिर बाद में जो परिवार वाले झेलेंगे ना। क्यों सर? सब अगर ऐसा होता है तो क्या करते हैं वो परिवार वाले, क्या करते हैं, लड़के वाले को, पूरे परिवार वाले को अलग कर दिया जाता है गांव से। खाना पानी बंद हो जाता है उनका। वो लड़का, वो जो परिवार वाले होंगे, भाई तू तो गया, मेरा जीना खराब कर दिया तू। एक ही परिवार के लोग क्या होते हैं, देखो सर कह रहे हैं भाग जाएंगे। मेंटेलिटी देख रहे सर? अगर तू किसी और की नहीं हो सकती तो मेरी भी नहीं हो सकती। क्या बोलते हैं? मेरी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं होगी। यदि हम आईएएस आईपीएस भी कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देंगे तो कैसे होगा? अरे सर अभी कहाँ। यार कुश कुमार भाई, थोड़ा सा तुम ना, कास्ट सिस्टम अभी वैदिक एज में आया ही नहीं है यार। हाँ तुम यार, लेटर वैदिक एज में बहुत बाद में आएगा यार। अभी तो अर्ली वैदिक एज ही पढ़ा लेने दो ना। अभी तो वरना में ही हम झेल रहे हैं, कास्ट तो बहुत बाद में आएगा। महात्मा गांधी ने, यार ये बोला सर अगर आप कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देंगे तो कैसे होगा। आप ही ने बोला ना कि सर शादी नहीं होगा। ये लड़का, ना भाई तू एक ही गांव में कर लेना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। भाई तुम प्लीज, आप मेरी बात को पहले सुन लें, उसके बाद अगर आप फैक्ट को तोड़ेंगे ममोड़ेंगे तो काम नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कुश कुमार, अगर आप एक ही गांव में शादी करेंगे, यदि इसका मतलब यह हुआ कि आप एक ही कुल में शादी कर रहे हैं। साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप एक ही कुल में शादी करेंगे तो जो आपकी प्रोजनी होगी, तो आपके बच्चे होंगे, उसमें क्या आएगा? विकार उत्पन्न होगा। ये सही नहीं है। विज्ञान भी इस चीज का बढ़ावा नहीं देता है। विज्ञान में भी यह माना जाता है कि दूरियां होनी चाहिए, दो अलग अलग कुलों में शादी होना चाहिए। कुल को कहां तुम कास्ट सिस्टम से जोड़ रहे हो मेरे भाई? अभी तो कास्ट आया ही नहीं, अभी तो वरना भी ठीक से नहीं आया। कास्ट अभी नहीं है यार। पहले मेरी बात को सही से समझो, नहीं तो भाई तुम गड़बड़ कर दोगे यार। कास्ट अभी आया ही नहीं है, कास्ट अभी बहुत बात की बात है यार। कास्ट में तो एक ही कास्ट में शादी होती है, उसमें तो इंडो कमी होता है। तुम दूसरी कास्ट में शादी कर लोगे तो प्रॉब्लम होगी, एक कास्ट में शादी कर रहा ही जाता है। हैं? गलत बोल रहा हूं? मैं तो कहता हूं एक कास्ट में शादी नहीं होनी चाहिए, इंटर कास्ट मैरिज होना चाहिए, दूरी बनाओ। क्यों सर? साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। तो इनके पापा जी आ जाएंगे हमारे पास, क्या बता रहे हैं? सर्वोदय आईएएस में क्या चल रहा है? अभी मैंने कास्ट की बात करी तो कुश कुमार को बुरा लग गया। अरे मैंने कास्ट की बात ही नहीं करी मेरे भाई, मैं तो कुल की बात कर रहा हूं, गांव की बात कर रहा हूं। कास्ट अभी बहुत बात की बात है यार। सुनो तो पहले, मजा आएगा तुमको। अभी क्या है, फैमिली हुआ, फैमिली से कुल हुआ, उससे गांव हुआ। एक गांव में शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो एक ही कुल के हैं। हाँ, एक ही कुल के हैं तो इनमें शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती?
क्योंकि एक ही कुल के हैं, एक ही परिवार के ना, भाई बहन हो गए ना भाई, गांव हो गया। ठीक ऐसे कई सारे गांव होंगे, ये एक कुल का गांव है, एक ये दूसरे कुल का गांव है, ये तीसरे कुल का गांव है, ये सभी क्या होंगे, एक गण होगा। गण मतलब एक ट्राइब होगा, एक जनजाति होगा। क्यों? अरे मुंडा जनजाति है ना, मुंडा जनजाति उस गांव में रहते हैं, उस गांव में रहते हैं, उस गांव में एक ही मुंडा फैमिली रह रही है, नहीं समझी बात को? तो ये पूरा मिला के क्या बन जाएगा, पूरा मिला के क्या बन जाएगा, एक जनजाति बन जाएंगे। आप बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, जनजातियों में ना, एक ट्राइब में उनका कबीला होता है, ये एक तरह का कबीला है, पूरा कबीले में रह रहे हैं लोग। बात समझे कि नहीं? और इनको अपने ट्राइब के प्रति प्राइड होता है, हम जनजाति हैं, मुंडा जनजाति हैं, हम उड़ाऊ हैं, हम शोम्पेंस हैं, हम ओंजीज हैं? इनको बहुत प्राइड होता है कि भाई हम इस जनजाति के लोग हैं, ऐसे कैसे कर देंगे? बात समझे कि नहीं? अच्छा, अब देखिए, एक सिद्धांत ये कहता है कि अगर एक जनजाति है, एक गण है, गण मतलब जनजाति एक्स, और दूसरी जनजाति वाई है, जिसको हम लोग गण बोलेंगे, ठीक है, ये चाहेगा कि इसको हरा के अपने अंदर मिला ले। हर जनजाति के अंदर यही होता है दिमाग में धारणा कि भाई इस जनजाति पर अटैक कर दे, इनकी जितने भी सामान है उसको कैप्चर कर ले और अपने आप को बड़ा कर ले। क्यों, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? अच्छा, ऐसा है क्या जिसके लिए अटैक किया जाएगा? जो आर्य लोग थे वो विशेष रूप से क्या थे, पशुपालक हुआ करते थे, बैल, घोड़े, गाय, बकरियां, इन सब के पास हुआ करते। जो लोग पशुपालक होते हैं ना, उनके लिए चारागाह का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मिडोज, मिडोज जानते हो किसको बोलते हैं? जहां पे लोग क्या करते हैं, चारा खिलाने के लिए लेके जाते हैं, नहीं कहते हैं कि चर दो, तो चारागाह का बड़ा सिग्निफिकेंस होगा। तो ये जनजाति जो इस पर अटैक करेगी, तो इनका मेन मकसद क्या होगा, इनके जितने भी जानवर हैं उनको क्या कर लिए जाए, हथिया लिए जाए। इनका जो ये क्षेत्र है मिडोज, जो बाग बगीचा है जिसपे लोग जानवरों को खिलाते हैं, उसको भी हथिया लिया जाए, और इनके घर जो है उनको तोड़ दिए जाए, यही होगा। अब मान लो इस जनजाति ने इस पर अटैक किया, तो यहां पर कोई आर्मी तो है नहीं, अरे कबीले लोग हैं, तो कबीले ही लोग कैसे लड़ते हैं? इनका एक लीडर होता है, एक पिक्चर है 300, देखा है किसी ने? पाटा के ऊपर है, वो कबीला है सर। कैसे लड़ते थे वो लोग? ग्रुप में लड़ते थे ना, उनके अपने ही लोग हुआ करते थे। स्पार्टन्स जो हुआ करते थे, उनमें अपने ही लोग हुआ करते थे, उनका एक लीडर हुआ करता 300। वी आर स्मार्ट, क्या बोलते हैं, स्पार्टन्स। वो बोलता है कि तुम कौन हो? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो। ये कहता है तुम कौन हो? तो वी आर स्पार्टन्स। मतलब क्या हुआ कि ये लोग आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, इनका अपना एक लीडर होता है, और फिर ये दूसरे पर अटैक करते हैं। यही होता है ना सर नियम। इनमें भी जब अटैक करेंगे तो इनका भी एक लीडर होगा, और इनके लोग ही आपस में इनसे लड़ाई करेंगे। तो लोग मिलकर अपना एक क्या चुनते हैं, लीडर चुनते हैं। जो चुना जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राजन। मालिक नहीं होगा, बस वो राजन है, लीडर है। जब लड़ाई होगी तो राजन आगे चलेगा और उसके पीछे पीछे लोग चलेंगे, कबीले के लीडर को। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये तानाशाह है, जो बोलेगा वही करना होगा, नहीं। कबीले के लोगों ने चुना है, ज्यादा हीरोबाजी करोगे, हीरोपंती, तो तुमको 2 मिनट में हटा देंगे। हमारी आती नहीं, उसकी जाती नहीं, ये सब चलेगा नहीं, हीरोपंती। अभी कुल से ऊपर चले गए मैम, गण में आ गए। गण में कई कबीले होंगे ना, तो कई कबीलों से कई लोग आएंगे। एक गण में कई सारे कुल होंगे, कई फैमिलीज होंगी, उसमें से एक एक आदमी जो मेल मेंबर होगा वो आएगा। अब मेल मेंबर लड़ाई करेगा ना, तो जब मेल मेंबर लड़ाई करेगा तो फीमेल पे अधिपत्य दिखाएगा कि नहीं, अरे तुम जो बच रही हो ना, मेरे बच रही हो,
तो पेट्रियार्की आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ, अरे कबीला गण है ना, कबीला क्या होता है? एक जगह रहने वाले लोग। एक गांव में कई सारे लोग रहते हैं और कई सारे गांवों को मिलकर एक गण बनता है। तो सभी गांव से लोगों को उठा लिया और बोला है सामने वाले ने अटैक किया है हमारे ट्राइब पर। एक ट्राइब में कई सारे गांव होते हैं, एक गांव में कई सारे कुल होते हैं, एक कुल में कई सारी फैमिलीज होती हैं। एक गण में कई सारे ग्राम हैं। ठीक है, एक ग्राम में कई सारे कुल हैं, एक कुल में कई सारी फैमिलीज हैं। अब क्लियर हो रहा है? तो मैं इन सब को मिलकर एक गण का कबीला कह रहा हूं। क्या दिक्कत है भाई? है? कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा कि जब एक गण दूसरे गण से लड़ाई कर रहा होगा तो क्यों लड़ेगा? तूने मेरे बैलों को चुराया, गाय को चुराया। सभी क्योंकि उस समय में पशुपालन था तो पशु वेल्थ हुआ करता था, धन हुआ करता था। तो ज्यादातर अटैक किस पे किया जाता? पशुओं पर, और खास करके गायों पर। क्यों? गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी, खेती में भी मदद कर देगी, दूध भी देगी, घी भी होगा, सब कुछ होगा। नहीं समझा बात को? है ना? तो धन धन का संकेत क्या होगा कि किसके पास, किस कबीले में, किस गण में कितना ज्यादा जो है, कबीला शब्द नहीं बोलेंगे नहीं गड़बड़ा जाओगे तुम। किस गण में कितनी ज्यादा गायें हैं, कितने ज्यादा बैल हैं, कितने ज्यादा घोड़े हैं, यही इंडिकेशन होगा ना मैम? गलत बोल रहा हूं? जिसके पास जितना ज्यादा उसको इतना मजा। तो एक कभी अच्छा, अब ये कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? एक एक गण जो है जब दूसरे पर अटैक करेगा तो उसका गाय भैंस को अपने अंदर ले लेगा, तो वो ज्यादा अमीर हो गया। अमीर होने का यही तरीका है उस समय में। समझे बात हो कि नहीं? तो इन्हीं गणों में आपस में लड़ाई हुआ करती थी। ये लोग गण आपस में क्या करते रहते थे? लड़ते रहते थे। और जब लड़ते थे तो उनमें क्या होता था? आपस में ही लोग मिलते थे और एक लीडर होता था और वो दूसरे गण से लड़ता था। इस तरीके से। और लड़ाई क्यों होती थी? जानवरों को लेकर। जानवर जो हो गए थे उसके लिए लड़ते थे ये लोग, और उनके जो चारागाह थे उनको अपने अंदर ले लिया। बात को समझे कि नहीं? ये क्लियर हो गया क्या होता था उस समय में? है? अब देखो मेरी बात को समझो। मान लीजिए भारत में आर्य आए। अब देखो हम लोग वर्ना सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए भारत में आर्य आए। आए, आर्य ने दो तरह के लोगों को देखा होगा। एक लोग जो गोरे लोग हैं, एक लोग जो काले लोग हैं। अब इंडिया में गोरे लोग तो है नहीं। जिनको लगता है कि भारत में वो गोरे हैं, वो उनका क्या है सर? वहम है। भारत में जितने भी लोग होते हैं सबको भूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूरा, ब्राउनिश पीपल। ब्राउन है आप, ब्रिटिश। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत गोरे हैं। भाई आप ब्राउन हो। गोरे जो होते हैं ना, व्हाइट जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोग किसको कहते हैं? जब वो लोग टेम्परेट रीजन वाले जो होते हैं, जो आपको यूरोप में पाए जाते हैं, यूएस में पाए, तो वो लोग गोरे हैं। यहां पर गोरे और काले कहने का विभेद ये नहीं है कि गोरे लोग सुप्रीम है और काले लोग खराब हैं, ऐसा नहीं। आपको मालूम भी नहीं है कि जो लोग गोरे हैं वो काला बनना चाहते हैं, और जो लोग काले हैं वो गोरा बनना चाहते हैं। आपको मालूम है नहीं ये बात? जो लोग व्हाइट पीपल हैं उनको ये बहुत ज्यादा है कि वो काले हो जाए, इसलिए सन बाथ वगैरह लेते रहते हैं। उनको स्किन कैंसर वगैरह होने का चांस होता है। तो जो ट्रॉपिकल कंट्री के लोग हैं जैसे हम लोग, उन लोगों का स्किन स्किन टेक्सचर ज्यादा होता है, इसलिए आपने कम सुना होगा कि किसी को स्किन कैंसर है। भारत में स्किन कैंसर के केसेस जो हैं वो कम है। यूरोप में स्किन कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा व्हाइट है और उनमें मेलेनाइन बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से कई बार उन्हें स्किन कैंसर भी वगैरह हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर दोनों अलग अलग तरह के सोच है। जब सब गोरे रहेंगे तो आपका क्या होगा? यार थोड़ा काला होता है मजा आता है। जब सभी लोग काले होंगे, थोड़ा गोरा होगा तो चलेगा ना, हमको गोरी लड़की चाहिए, हमको गोरा लड़का चाहिए। ये होता है हर जगह का, समाज का। समाज बना ही इस तरीके से है। तो अब जो आर्यंस इंडिया में आए हैं तो इंडिया में उनको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक जो व्हाइट है कंपैरेटिवली, एक वो जो ब्राउन है या ब्लैक है।
बात को समझा कि नहीं है? और आर्य खुद क्या है? आर्य खुद क्या है? आर्य खुद वाइट है। जब ये लोग व्हाइट को देखेंगे तो कहेंगे अच्छा ये पुराने वाले आ रहे हैं जो पहले से आए बैठे हैं। जब ये लोग डार्क को देखेंगे तो क्या कहेंगे, अच्छा ये लोग तो भैया यहीं के हैं। क्या के हैं? यहीं के हैं, भारतीय हैं, ये यहाँ के मूल निवासी हैं, एबोरिजिनल्स हैं यहाँ पे। और ये लोग क्या हैं, जो वहां से आए होंगे। अब जो लोग जो नए आर्यंस आए होंगे उन्हें लगेगा कि भाई ये भी हमारे दुश्मन और ये भी हमारे दुश्मन। क्यों? क्योंकि ये भी नहीं चाहेंगे कि आर्य आए और इनको बदले, इनकी जगह को बदले। और ये भी नहीं चाहेंगे कि ब्राउन पीपल इनको इंटरफेयर करें। क्यों सर, गलत बोल रहा हूं? ब्राउन पीपल कहेंगे अरे हमारी जगह पे तुम कहां आ गए। आप बात समझ रहे हो कि नहीं? आप बात समझ रहे हो? ब्राउन पीपल कहेंगे कि ये व्हाइट लोग कहां से आ गए, और ये जो आर्य हैं ये कहेंगे, ये आर्य बोलेंगे कि ये ब्राउन पीपल जब तक नहीं हटेंगे तब तक नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे समाज दो भागों में बटेगा। समाज यहां पे दो भागों में बटेगा। अब देखो कैसे दो भागों में बटेगा, बात को समझो। जो व्हाइट आर्य भारत में आया हुआ है वो ये सोचेगा कि ऐसा है, जो लोग पहले से आ रहे हैं वो व्हाइट हैं, इनको भी मारो। जो लोग ब्लैक है इनको तो मारना ही मारना है। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने यहां पे क्या करना शुरू कर दिया, इनको जो पहले से आए हुए हैं इनको कहना शुरू कर दिया कि ये लोग दासाज हैं। और जो लोग ब्राउन और ब्लैक हैं इनको इन्होंने कहना शुरू कर दिया दस्यूज हैं। क्या है? दस्यूज। इनका नाम क्या रखा? दस्यूज, दासास, दस्यूज। ठीक है। और कहा कि भाई इनको तो हम तब भी छोड़ देंगे, ये तो हमारे पुराने भाई हैं, इनको तो हम कतई नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। इसीलिए ऋग्वेद जब आप पढ़ते हैं उसमें दस्यु हत्या या दस्यु हनते कई बार जिक्र मिलता है। अब बात समझी कि नहीं? तो इनके लिए ये दुश्मन है, इनको हटाना है हर तरीके से। अब बात को अब और समझिए। जब आपके पास पैसा आता है तो आप क्या करते हैं? दिखाने की कोशिश करते हैं। पैसे चीज ही ऐसी है, जब आपके पास पैसा आएगा ना तो आप दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? अब आपको ओप्पो और वीवो का मोबाइल नहीं चलेगा, अब आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा क्या? आईफोन। ये जानते हुए कि इंडियन लैंडस्केप पर आईफोन इज नॉट कंपैटिबल। क्यों? क्योंकि आईफोन तभी सही से काम करता है जब उसका अपना एक इकोसिस्टम होता है। आपके पास मैकबुक होना चाहिए, आपके पास एयरबड्स होने चाहिए, आपके पास जो है आईपैड होना चाहिए, और आपके फैमिली में भी सबके पास आईफोन होना चाहिए। समझी? तभी उसमें आप इजीली फाइल को ट्रांसफर कर पाएंगे। अदरवाइज एक म्यूजिक को आईफोन से एंड्रॉइड में बनने के लिए एंड्रॉइड वाले को आईट्यून डाउनलोड करना पड़ता है, तब जाकर आप कोई म्यूजिक भेज पाएंगे, वरना ट्रांसफरिंग डेटा इज वेरी डिफिकल्ट। और आपको पता है भारत में कितने लोगों के पास आईफोन है। तो आईफोन, जब तक आईफोन सभी नहीं धरेंगे तब तक वो आपके लिए एक सजा ही है, समझ लो आप। जल्दी से कोई सॉफ्टवेयर नहीं आएगा। व्हाट्सएप है वो आईफोन के लिए कंपैटिबल नहीं है। कोई भी अपडेट आता है वो बहुत बाद में आईफोन पे आता है, पहले वो एंड्रॉइड पे आता है। बात समझा कि नहीं? जो क्यों क्यों व्हाट्सएप कंपैटिबल नहीं है? क्योंकि आईफोन के पास ऑलरेडी फेस टाइम नाम की चीज है, जो दादा है व्हाट्सएप का। जो वीडियो क्वालिटी आप व्हाट्सएप पे देखते हैं उससे 100 गुना बढ़िया वीडियो क्वालिटी जो है वो फेस टाइम पर होता है। और फेस टाइम तभी काम करेगा जब अगले वाले के पास भी आईफोन होगा। ये जानते हुए भी कि भारत में अन्य लोगों के पास आईफोन नहीं है, ज्यादातर लोग एंड्रॉइड होल्डर्स हैं, इसके बावजूद एक खुद को सजा देने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया? आईफोन। आईफोन इज मेड अ शो ऑफ इन इंडिया। जिस रेट में आपको आराम से एक एंड्रॉइड मोबाइल मिल सकता है, यूरोप में उसी रेट में आपको आईफोन मिलता है। समझे बातों की नहीं? $1,000 का मतलब हो जाता है 70-80 हजार रुपए। ठीक है, वो ठीक ठाक रेट माना जाता है यूरोप में। एंड्रॉइड फोन भी उसी रेट में मिलता है। लेकिन वही चीज इंडिया में मिलेंगे तो 1.25 लाख 1.5 लाख में मिलेगा,
जो इंडियन इन्फ्लेशन को देखते हुए बहुत ज्यादा है। बात समझे कि नहीं? $1,000 इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है, यूएस के लिए उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां पे जो सैलरी है वो $15,000 $20,000 मिलता ही है। यहाँ पे तो सैलरी है आपका किसी किसी लोगों के पास $1,000, बहुत 1,000 तो बहुत बोल दिया मैंने। बात समझा कि नहीं? तो जब आपके पास पैसा आता है तो यू स्टार्टेड व्हाट, आप शो ऑफ करना शुरू करते हैं। कैसे शो ऑफ करेंगे? आईफोन लेने लगेंगे। अगर आपके पास कार नहीं है तो कार लेंगे, अगर कार है तो अपग्रेड करेंगे, और अगर ऑलरेडी अपग्रेडेड है तो आप कहेंगे मर्सिडीज बेंज लेंगे। अरे भाई, क्यों मर्सिडीज बेंज आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया में? इंडियन नोट्स मर्सिडीज बेंज के लिए है क्या? लो फ्लोर कार से ही वो सारे के सारे। यहां पे तो स्पीड ब्रेकर ही इतना बड़ा होता है सर, लो फ्लोर कार का नीचे टच हो जाता है। इंडियन रोड्स इज नॉट मेंट फॉर आईफोन, वो मर्सिडीज बेंज। उसके बाद भी आप वो लो फ्लोर मर्सिडीज बेंज खरीदते हैं, सिर्फ क्यों? क्योंकि वो सामने लोगो रहे, वो 3 वाला। आप समझेगी नहीं? अब जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप में, आपके मुंह से हिंदी नहीं निकलेगा, आपके मुंह से निकलेगा क्या? अंग्रेजी। क्यों? क्योंकि आपको जताना है कि आपके पास बहुत पैसा है। कोई किसी सेलिब्रिटी को हिंदी बोलते हुए देखें क्या? नहीं बोलेंगे। वो अपने आप को समाज से अलग दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं पैसे वाला हूं, तुम जो हो गरीब हो। इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, सोशल डिफरेंशिएशन। समाज में ये आज ही नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। जब कोई, अच्छा ये डिफरेंशिएशन आप क्यों करना चाहते हैं? ये अंतर आप क्यों ढालना चाह रहे हैं? अमीर लोग ये अंतर क्यों लाना चाहते हैं? अमीर लोग ये अंतर क्यों लाना चाहते हैं? अमीर लोग अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं, सुपीरियोरिटी, अलग हैं, बड़े हैं, महान हैं, इसलिए सुपीरियोरिटी दिखा रहे हो ना तुम। ऊंचा बनाएगा, सबसे ऊंचा मकान अमीर लोग। आप किसी भी गांव में जाएं, आप तुरंत पकड़ लेंगे कि इसमें सबसे धनाढ्य परिवार कौन सा है, उनके घर को देख के कर लेंगे। बाकी घर में झोपड़ी होगा, वो अपना घर 3-4 मंजिला बना के रखेंगे ताकि सामने वाले को हो सके। पावर होता ही इंपोज करने के लिए, समझे बात तो कि नहीं? तो डिफ्रेंसिएशन करने का मतलब होता है हम सुप्रीम है, तुम इंफीरियर हो, ये दिखाना होता है। अब जब लड़ाकू लोग भारत में आएंगे, पूरे होंगे, तो अपने आप को क्या दिखाएंगे? हम सुपीरियर हैं। अब सुपीरियर वो कैसे दिखाएंगे? वो एक नया सिस्टम शुरू करेंगे, रंग विभेद का। उसको हम, रंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ण। समझ में आ रहा है? तो वर्ण सिस्टम शुरू होगा, वर्ण व्यवस्था शुरू होगा। अभी वर्ण व्यवस्था कैसा होगा? तुम श्वेत वर्ण हो, तुम श्वेत वर्ण हो, और तुम कौन हो? कृष्ण वर्ण हो। आप बात समझ रहे हो? ये व्यवस्था क्यों आया? ये व्यवस्था क्यों आया? अलग दिखाने के लिए, ताकि श्वेत वर्ण अपने आप को अलग कर सके। और ये व्यवस्था इसलिए भी है कि श्वेत वर्ण कहीं कृष्ण वर्ण से शादी ना कर ले। नहीं समझे? कहीं इंटरमिंगलिंग ना हो जाए। नहीं समझ रहे हो बात को? ये इंटरमिल ना जाए दोनों। तो इसीलिए पहले ही इन्होंने ये व्यवस्था बना दिया कि ऐसा है, श्वेत वर्ण तुम अलग रहो, कृष्ण वर्ण तुम अलग रहो। हम अलग अलग लोग हैं, हमारा अलग अलग सोच है, हम अलग अलग सोच के वाले लोग हैं। चल रहा है क्या बात? थोड़ा कम करो। नहीं, कुछ आवाज आ रहा है कुछ। ठीक है, हम क्या है? हम श्वेत वर्ण हैं और आप कृष्ण वर्ण हैं। नहीं, तो इनको तो छोड़ दीजिए आप, ये तो किसी काम के लायक रहेंगे ही नहीं। इनको तो अलग थलग बना के रखेंगे कि जहां मिलोगे मार डालेंगे, कचर दिए जाएंगे बिल्कुल। तुम अलग थलग रहो। अब मामला केवल श्वेत वर्ण में है। मैंने जो कबीला बताया था गण, वो श्वेत वर्णों का कबीला है। नहीं समझी? मैंने बताया था ना, फैमिली, कुल, ग्राम, गण, ये जो मैंने आपको बताया था, ये श्वेत वर्ण का बताया था, इनका नहीं बताया। ये लोग कौन है? यही के लोग है, हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के हो, यही के जनजाति हो, इनका अपना अलग सिस्टम है। मैं जो बता रहा हूं वो किनकी बात कर रहा हूं?
श्वेत वर्ण, क्योंकि यही आर्य हैं। अब बात समझ लो कि नहीं। अब आते हैं हम लोग श्वेत वर्ण में। श्वेत वर्ण में अभी श्वेत वर्ण में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक गण के अंदर एक आदमी राजन है है एक आदमी राजन है, और उसके साथ लोग जो हैं वो क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। यही बताया ना मैंने अभी आपको, यही बताया ना। अच्छा, अब सुनिए। अब ये लोग जो श्वेत वर्ण वाले लोग हैं, जो आ रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं, ये लोग जब भारत में आएंगे तो इनको, और जब आए तो इनको कुछ चीजें समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। हवा चल रही है, बारिश हो रही है, आग से हाथ जल जा रहा है, तो इनको ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में होता क्या है। अभी हम कहते हैं कि देखो ऐसा है, जल वाष्पीकृत होता है, बादल बनता है, मेघ निर्माण होता है, और उसके बाद बारिश होती है। ये हमने तब जाना जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है। अभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए इनको लगता है कि बारिश होना बहुत बड़ी बात है। कुछ तो ऐसा हो सकता है, देवता जो है गुस्साए हुए हैं हम पे, इसलिए बारिश कर रहे हैं। बिजली कड़क रही है, अरे भैया ये क्या हो रहा है। आग जो है जला देता है, हवा दिखती नहीं है पर हमको सुखा देती है। तो सामने वाला आदमी सोच रहा है भाई ये सब कौन सी अद्वितीय चीजें चल रही हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ये सब चीजें भगवान की चीजें हैं, इनको भगवान मान लो। यहां से प्रकृति पूजा की शुरुआत हो गई, नेचर वर्शिप। सब रीजन में होता होगा, इसलिए तो ये कल्चर लेकर यहां पर आए हैं। ये समझी बात को। ये उनके रीजन में भी होता हो, लेकिन उनके यहां बारिश कम होती है, हमारे यहां बारिश ज्यादा है। हमारे यहां जो है प्राकृतिक विविधताएं ज्यादा है, इसीलिए ये ज्यादा प्रोनाउंस हमको हमारे यहां दिखाई देगा। उनके यहां भी नेचर वर्शिप है, ट्राइब में आज भी नेचर वर्शिप ही चल रहा है, आज प्रकृति पूजा हो रहा है। जो चीजें इन्हें समझ में नहीं आएगा, अभी इनके सामने तो केवल प्रकृति की चीजें हैं ना, जो चीजें इन्हें समझ में नहीं आएगा लोग कह देंगे कि ये तो भगवान है। इन्होंने पानी को भगवान कह दिया, इन्हें तूफान को भगवान कह दिया, बिजली कड़कने को भगवान कह दिया, इंद्र देवता। समझ में आ रहा है? कोई किसी ने अटैक किया तो भगवान हमारे घरों को बचा लेना, इंद्र देवता। अग्नि को इन्होंने भगवान बना दिया कि भगवान और आदमी के बीच की कड़ी है, तभी तो हम लोग स्वाहा अग्नि में फेंकते, स्वाहा तो वो भगवान तक पहुंच जाए, पोस्टमैन की तरह काम करता है अग्नि देवता। अरे यार मैम, पूरी कहानी खत्म हो गई, आप रामायण में ही चल रही हैं। अरे भाई बताओ यार, श्वेत वर्ण कौन है? मैडम गोरे लोग आ रहे हैं ना, वो भी आ रहे थे, वो पहले वाले आ रहे हैं। नहीं समझी मैंने क्या बोला था तुमको? क्लास में ध्यान नहीं है आपका लगता है। आर्य कई बैचेस में आए हैं। जो नया आर्य आया है, जो प्रभावशाली है, वो पुराने आर्य को भी श्वेत वर्ण कह रहा है। दुश्मनी उससे भी है, लेकिन है तो हमारे परिवार के लोग ना, उस पर थोड़ा रहम कर रहे हैं। लेकिन जो काले लोग हैं उन पर तो बिल्कुल रहम नहीं, क्योंकि वो तो हमारे परिवार से ही नहीं बिलोंग करते, वो आर्य ऑर्डर से बाहर है, यहाँ के मूल निवासी हैं वो। इसीलिए मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं, उनकी बात बाद में होगी। उनको तो समाज से बाहर कर देंगे ये। अभी केवल कौन होंगे? श्वेत वर्ण होंगे, जो क्या है? आर्य हैं। पहले वाले श्वेत वर्ण और अभी वाले श्वेत वर्ण सब आर्य के अंदर है। क्लियर है मैम? एकदम बढ़िया से समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज? ठीक। नहीं समझ में आया? आ गया? अब देखो मामले को साथ समझो। थे कहां पे हम लोग यार? श्वेत वर्ण नहीं, और कुछ बता रहे थे हम ना। अच्छा, प्रकृति की पूजा करेंगे क्यों? क्योंकि अभी विज्ञान, देखो एक बात समझ लो, विज्ञान और धर्म में कुछ ऐसा रिलेशन है, बुरा लगेगा पर जान लो। एक तरफ विज्ञान है, एक तरफ आपका धर्म है। धर्म वो वाला धर्म नहीं, काम वाला नहीं, पंथ वाला, रिलीजन वाला।
ध्यान सुनना, विज्ञान जितना ही बढ़ेगा धर्म का जो क्षेत्र है वो कम होता चला जाएगा। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं और थोड़ा बुरा भी लगेगा आपको। विज्ञान जितना कम होगा धर्म अपने पांव उतना ज्यादा फैलाएगा। यूरोप में एक समय है डार्क एज का, धर्म बहुत ज्यादा था, धर्म इतना ज्यादा, चर्च का रूल इतना बड़ा था कि उसने वैज्ञानिक की सोच पर रोक लगा दिया था। इसीलिए जब गैलीलियो, कोपरनिकस जब कुछ बोलते हैं तो उनका विरोध किया जाता है। तो धर्म, साइंस अपना डोमेन जितना ज्यादा बढ़ा देगा धर्म का डोमेन उतना कम हो जाएगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा सर। और विज्ञान जितना कम होगा धर्म उतना दूर तक जाएगा। हर चीज में आप धर्म ढूंढ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी तबीयत खराब हुई, अगर विज्ञान है तो बोलेंगे अच्छा ऐसा है कि क्या हुआ है, फीवर हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंट फीवर हो रहा है, ब्लड टेस्ट कराओ, अरे तुमको तो मलेरिया है। साइंस ने मलेरिया डिक्लेयर कर दिया, मलेरिया का मेडिकेशन हुआ, 4 दिन में आप ठीक हो गए। लेकिन यहीं पर अगर विज्ञान उतना उतना विकसित नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, अरे भाई कुल देवी गुस्से में है, कल चोरी से प्रसाद खा लिया था इसने। उसने सही बोलो गलत बोल रहा हूं? यही सत्य है सर, यही सत्य है। हमारे यहाँ छठ होता है ना, हमारा बेटा था, लास्ट छठ में क्या किया, गया अब बीच में से प्रसाद खा लिया। अब बच्चे को क्या पता है यार, साल भर का बच्चा है वो, उसको मालूम है कि नहीं खाया जाता प्रसाद। अगर उसे पता होता मेरे भाई तो वो कभी जिंदगी में उसे छूता ही ना। गुड मॉर्निंग धर्मपाल। अब हमारे घर में त्राहिमाम मच गया, छठ में प्रसाद अगर किसी ने झूठा कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उसके साथ। अरे भाई, मतलब क्या हुआ कि पूरी चीज को फिर से हटाया गया, फिर नई चीज लाया गया, बचवे पर मन्नत रखा गया कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। उस मन्नत का आलम यह है कि मैं 2 साल से उस मन्नत को झेल रहा हूं। देवघर में एक बाल कटाया जाएगा रोज, हर साल, 5 साल तक हर साल देवघर में जाके उसका बाल कटाया जाएगा। ये मन्नत है। 2 साल हो गए, तीसरे साल में मैंने भगवान को कहा है, भगवान मेरे बड्डे को जल्दी सद्बुद्धि देना। इस बार जो छठ हुआ मैंने अपने बेटे को एक रूम में बंद कर दिया कि बेटा तू गलती से मत आना वरना 10 साल हो जाएगा ये मन्नत। अच्छा ये बताइए, कोई भी भगवान इस बात पे गुस्सा सकता है क्या? नहीं, वो जो भी चीज है वही तो मैं आपको बता रहा हूं। दुनिया में चाहे कोई भी भगवान, भगवान छोड़ो, एक छोटा सा इंसान भी जो है ना, वो बच्चे की इस गतिविधि को क्राइम के अंदर या किसी भी तरह की चीजों पर रख ही नहीं सकता है। बच्चा अबोध है, वही ईश्वर है, बच्चा अबोधता है ना उसके अंदर, कि नहीं? लेकिन आप समझा नहीं सकते। मेरे लिए परफेक्टली फाइन था वो बात। अरे ठीक है यार, हो गया, भगवान भी जानते हैं यही भगवान है, भोग लगा लिए, समझ लो तुम्हारा और शुद्ध हो गया। अब नहीं नहीं, पूरी चीज आप छटकर सामान को दोबारा अरेंज किया गया, अनट हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। अब भाई 5 साल का मन्नत है कि उसके बाल कटवाने हर साल जाके। तो विज्ञान जो है ना, विज्ञान जितना फैलेगा धर्म उतना संकुचित होता चला जाएगा। विज्ञान जितना कम होगा धर्म का फैलाव उतना ज्यादा होगा। उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी तो हर चीज में पंथ ढूंढा जाता था कि ये देवीय है, ये देवीय शक्ति है, ये है। इसीलिए प्रकृति चूंकि लोगों के समझ से परे था, इसीलिए प्राकृतिक भगवान ही, इसलिए ऋग्वेद में जितने भी गॉड मिलेंगे आपको सब नेचर मिलेगा। वरुण, अग्नि, सोम, इंद्र, सारे नेचर के गॉड हैं। समझ में आ रहा है? सावित्री, सारे नेचर के गॉड हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्यों? विज्ञान उतना डेवलप नहीं हुआ है। और बात सही भी है, नेचर है तो हम हैं, हम तो एहसानमंद है नेचर के। तो भगवान के अगर नेचर की पूजा कर भी रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? क्यों सर, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? भाई आप खुद नेचर हैं, अगर आप कर भी रहे तो बुरा नहीं है। हमें तो हर चीज, सनातन में कहा भी गया कि हर जो चीजें आपको मदद करती है उस पर आप पूजा करिए, या फिर आप उसको अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का तरीका ये होता है कि हम पूजा करें। बात समझे कि नहीं? तो यहां पर क्या है,
यहां पर वही चीज है कि जो भी चीज देखा जा रहा है वो क्या है, नेचर का है। अच्छा, उसमें एक गॉड है इंद्र, उनको पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है वो आदमी जो घर को तोड़ता हो, ड्वेलिंग यूनिट्स को तोड़ता हो। समझ में आ रहा है? मान लो कि वो वॉर गॉड है। मेरी बात को ध्यान सुनो, अभी लिखो मत, अभी सुनो मेरी बात। इंद्र जो है वो कौन है, लड़ाकू देवता है। लड़ने में इनको खुश करना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको खुश नहीं करेंगे तो आप गए, फिर तो युद्ध हार जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब अगर कोई युद्ध कर रहा है तो ये चाहेगा कि इंद्र देवता खुश रहें। क्यों? और हर आदमी ऋग्वेद को पढ़ नहीं सकता, उसको पढ़ने वाले कुछ विशिष्ट लोग होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, जो कंपाइल करता होगा। समझ में आ रहा है? तो इंद्र देवता को सही से मंत्रोच्चारण होना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक विशिष्ट वर्ग भी शुरू होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुरोहित। यानी कि राजन और उनके साथ जो कॉमन लोग, आम आदमी जो जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए, पुरोहित उनके लिए क्या करेगा, कर्मकांड पूजा करेगा कि भैया ये युद्ध जब हो तो ये राजन और उनके लोग, ये पूरा का पूरा जनजाति जीत जाए। यानी एक कामना कर रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बदले में इनको थोड़ा सा दक्षिणा मिल जाएगा। बात समझे? तो यहाँ पे कितने समाज के कितने तरह के लोग हो गए श्वेत वर्ण के अंदर। एक वो जो कि लीडर है, जो कि युद्ध लड़ रहा है। दूसरा वो जो कॉमन आदमी है। और तीसरा वो जो पुरोहित है, जो कि आपके जीतने की कामना कर रहा है। 3 तरह के लोग हो गए। बात समझे कि नहीं? अब मामले को जरा समझो। मान लो कि एक जनजाति एक्स है और दूसरी जनजाति वाई है। एक्स जनजाति की वाई जनजाति से लड़ाई हुई, वाई हार गया, एक्स जीत गया। वाई जब हारा तो उसके जितने भी जो गाय बैल भैंस जितने भी तुमको मवेशी थे, सबको एक्स ने उठा लिया और उस एरिया को भी एक्वायर कर लिया। ठीक, अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो जो बची हुई संपत्ति कैसे बटेगा? सर, इस बात को समझ लीजिए। अगर ये बात समझ गए ना तो आपको पूरा का पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक्स जनजाति है, एक्स जनजाति है, वाई गण है, दोनों में अटैक हुआ और वाई हार गया, लॉस्ट, और ये विन हो गया। इसका मतलब कि ये पूरा एरिया एक्स जनजाति के अंदर आ गया, आ गया। गाय भैंस सारे मिल गए, हाँ, एरिया भी इसका हो गया। अब सवाल उठता है कि जो लूटी हुई संपत्ति है उसका आवंटन कैसे होगा इन 3 वर्गों में? पुरोहित बोलेगा कि अगर मैं पूजा ना करता, समझ में आ रहा है, मैं अगर तुमसे पूजा ना करता तो तुम कभी ना जीतते, इंद्र भगवान गुस्से में हो जाते। तो जितनी भी लूटी हुई संपत्ति है उसका ज्यादातर हिस्सा किसे मिलना चाहिए? पुरोहित को। भगवान क्या है? भगवान को मिला, वो भगवान को ही देंगे कि भगवान के पहले सामने करो। अब भगवान को जो अर्पित होता है वो किसके पास आता है? भाई कोई भी पुरोहित आज भी जब पूजा होता है, देखिए मैं व्हेन आई यूज द टर्म पुरोहित, मैं किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं एक कार्य प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा हूं। समझ में आ गया? आगे भी मैं जब मैं ब्राह्मण शब्द या पुरोहित शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो इसे ब्राह्मण जाति से ना जोड़ें। समझ में आ रहा है? ये केवल पाठ्यक्रम का भाग है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कोई भी आदमी इस चीज का बुरा ना माने। पता चला कि कोई दुबे चौबे आ गए भाई साहब और यहाँ पे आगे कट्टा लेके आओ, लाओ सर को लाओ, क्या बोल रहे थे तुम मुद्दे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक बार हो चुका है मेरे साथ। आई वॉज टीचिंग इन दिल्ली, 3 4 5 दुबे चतुर्वेदी त्रिवेदी ये सब आ गए। क्या सर ये आप जो ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, इन शब्द को बदलिए, आप पुरोहित शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। तो हमने पूछा कि अच्छा बताइए कि अगर हम पुरोहित शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कहेंगे पूजा करने वाले। तो मैंने कहा कि अगला वाला फिर आ जाएगा कट्टा लेके कि पूजा करने वाले तो पुरोहित ही होते हैं, क्या करूंगा मैं? तो बोलता है कि नहीं सर, आप विषय वस्तु को बदलें, ये विषय आप पढ़ाए ही ना। हमने कहा फिर अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे फिर?
तो कह रहा है कि सर हम देख लेंगे। हमने कहा इतना मारेंगे ना, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, इसी नौटंकीबाजी चल रहे हो, इसी बर्बादी की तरफ चल रहे हो तुम लोग। धर्म और जाति से ऊपर उठिएगा तो समझ में आएगा कि हुआ क्या है। यहां किसी जाति सूचक सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यहां कार्य प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, कार्य कौन कर रहा है, समझे कि नहीं। तो जाति से ऊपर उठे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जाति का स्थान निम्न हो जाता है, थोड़ा सा आपके तर्क का जो जगह होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो मैंने ये आपको डिस्क्लेमर दे दिया है कि जब भी मैं ब्राह्मण या ब्राह्मणिज्म या पुरोहित शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो उसे एक जाति विशेष से ना जोड़ें, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज समझे इस बात को। तो एक्स जाति है, एक्स जो है वो एक जनजाति है और वाई जनजाति है। वाई हार गया, पैसे बटूरे गए, धन दौलत बटूरा गया, अब बटेगा कैसे। तो सबसे पहले जो पुरोहित वर्ग होगा वो कहेगा कि ऐसा है सर कि चूंकि तुम इंद्र देवता के वजह से जीते हो, इसीलिए इंद्र देवता को चढ़ावा ज्यादा हिस्सा दिया जाए। क्योंकि अगले वाले पुरोहित को तो ये पता है कि ये तो हिस्सा हमारे पास ही आना है? तो पुरोहित के पास ज्यादा हिस्सा चला गया। बचा हुआ बात हुआ राजन के पास। राजन ने कहा भैया आगे हम थे, तीर चलता तो हमारे ऊपर चलता, मरता तो मैं मरता है। हाँ, तो मान लो कि 60% हिस्सा पुरोहित ले गया है, तो 30-35% हमारे हाथ में भी आना चाहिए। समझे बात हो कि नहीं। जो बचा हुआ 5 से 10% हिस्सा होगा वो क्या होगा, आम आदमी बटा, किसी को एक गाय मिल गया, किसी को गाय का पूछे मिल गया। समझे कि नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे श्वेत वर्ण के अंदर जो पुरोहित वर्ग है, देखो मैं पुरोहित जाति नहीं बोल रहा हूं, पुरोहित वर्ग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जो पुरोहित वर्ग है, पुरोहित, उसके पास खूब पैसा आया। खूब पैसा यहां क्या है, जानवर है। अगला क्या है, राजन, उसके बाद राजन के पास आया है, और जो बचा हुआ वो क्या हुआ, आम आदमी के पास ये गया। अब यही जनजाति जो एक्स है वो पावरफुल भी हो गया, क्षेत्र भी उसका बढ़ गया, है ना। अब ये क्या कहेगा, यार मजा नहीं आ रहा है, पुरोहित कहेंगे राजन से कि मजा नहीं आ रहा है, और एक ट्राइब पर अटैक करिए, और एक जनजाति पर अटैक करिए, और पैसा लूटिए। तो फिर और पैसा लूटा जाएगा। पुरोहित और राजन वो धीमे धीमे धनाढ्य होने लगेंगे, और आम आदमी जो है वो गरीब का गरीब ही रह जाएगा। इस तरीके से पुरोहित वर्ग अमीर हो जाएगा, राजन वर्ग अमीर हो जाएगा, और आम आदमी भी अमीर हो जाएगा। नहीं, अच्छा पुरोहित का काम यही नहीं होगा, पुरोहित अब मोक्ष की बात भी करेगा देर बाद। अभी सुनो, अब जब ये अमीर हो गए, राजन अमीर हो गए, पुरोहित अमीर हो गए, तो अब राजन सोच रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा है, हम जरा सा काम गड़बड़ करते हैं लोग हमको बदल देते हैं, जनता जो है हमको चुन रही है, मजा नहीं आ रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो जो राजन वर्ग है वो पुरोहित वर्ग को बुलाएगा, आइए पुरोहित जी, आइए खाना पीना खाइए। खाना पीना खिला दिया पुरोहित। पुरोहित को यह कहा गया कि भाई एक काम करिए, आप लोगों में ईश्वर की महिमा और ईश्वर के प्रति डर उत्पन्न करिए। पुरोहित ने कहा इससे फायदा क्या होगा, अगर ईश्वर के प्रति महिमा और डर उत्पन्न होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग पूजा पाठ कर्म और कांड करवाएंगे। समझ में आ गया। इससे आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा मिलता रहेगा, आप पैसे वाले हो जाएंगे, आप वैसे भी पैसे वाले हो, आप और पैसे वाले हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो पुरोहित ने कहा वाह, राजन तो मेरी बात सुन रहा है, मेरे बारे में कितना सोचता है राजन। कह रहा बस आप पहले ये काम करिए। लोगों को कहा गया ऐसा है, श्वेत वर्ण के लोग, कि ऐसा है, तुम्हें अगर तुमको अगर कल्याण चाहिए तो ईश्वर का खुश रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा होगा तुम्हारे पर वज्र गिर जाएगा, मर जाओगे।
को खुश नहीं करोगे, मोक्ष तो तुमको मिलने से रहा। अब मोक्ष मिलना बहुत जरूरी है, तो तुमको बार बार इस जन्म लोक पे आना पड़ेगा। जो लोग दुखी होंगे, क्योंकि जो आम आदमी हो तो दुखी है, उसे लग रहा है यार जरूर कोई ना कोई पाप किए हैं यार, इस दुख से कैसे निवारण होगा, हमारा मोक्ष कैसे मिलेगा हमको। तो कह रहे देखो, हम कर्म कांड करवाएंगे, तुमको 2 मिनट में मोक्ष मिलेगा। तो कह रहा अगर यही कर्म कांड हम खुद नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। मंत्रोच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है, और वो मैं जानता हूं, तुम नहीं कर सकते हो। अच्छा, आप जानते हैं, बताइए, अगर मान लीजिए मोक्ष नहीं मिला तो अरे तुम तो तेल में भुना दिए जाओगे 2 मिनट। सामने वाला कह रहा भाई मोक्ष मिल जाए, मैं बस जिंदगी का मेरा आखिरी लक्ष्य यही है। आप बोलिए क्या करना है। देखो, 2 बैलों को तुम्हें बलि देनी पड़ेगी, 4 बकरियों की बलि देनी पड़ेगी, उसके बाद कर्म कांड होगा, और तुम जो है 5-10 दासियां मुझे दे देना, और खाने पीने के सामान मुझे दे देना। आदमी कहेगा बस इतने में हो जाएगा, बिल्कुल सही। भाई 2 बैल का बलि दे, 4-5 बकरियों की बलि दो, खाने पीने का सामान जो है उपलब्ध कराइए, 5-10 दासियां, अरे 15 दासियां ले लीजिए आप। अब यहां पर जो है ब्राह्मण पुरोहित वर्ग जो है खुश है एकदम बढ़िया से, वाह मजा आ गया। अब हर आदमी में लाइन लगा हुआ है, सर मोक्ष चाहिए हमको, कर्म कांड करवा दीजिए हमारे यहाँ। अरे रुको यार, अभी समय नहीं है, अगले महीने की लाइनिंग है, अभी तुम्हारा टेंशन। अभी इसमें मजा आ रहा है पुरोहित वर्ग को, हर आदमी लगा हुआ है कि भैया ऐसा है, हमारा मोक्ष कब मिलेगा। पुरोहित जैसे दिन निकले, हमको मोक्ष नहीं दिलवाइएगा, इसी जमन ऐसे ही रहेंगे हम, पूरा एकदम मस्त। ये भाई साहब इसको लग रहा है कि अपुनिच भगवान है। थोड़े टाइम बाद इसको फील होने लगेगा कि भगवान तो हम ही है, ऊपर वो भगवान, नीचे हम भगवान, समझे। तो राजन देख रहा है सारी चीजें, राजन कह रहा है इधर इधर, बैठ बैठ बैठ, पैसा वैसा मिला। अरे सर, आप जो आइडिया दिए ना, मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिया हमने। कम से कम 1000 बैलों की तो बलि हमने दिलवा दिया, और बकरियों की तो बात ही मत करिए आप। मजा आ रहा है। अब निचला वर्ग कह रहा है क्या कि यार बताओ, इतनी बैलों की बलि चलेगी, खेती कैसे होगा। हाँ, खेती कैसे होगा। लेकिन फिर भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है। काहे नहीं बोल रहा है, अरे कहीं भगवान गुस्सा आ गए तो। भगवान के नाम पे आप कुछ करोगे क्या। बलि नहीं दोगे तो कहीं कहता है, वो बाहुबली पिक्चर में बोलता है ना, अरे अगर बलि की नहीं चढ़ाई जाएगी, नहीं बाहुबली पिक्चर देखा कि नहीं, तो अनट हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, अपशगुन हो जाएगा। माता देवी जो है, तो वो कहता है ना मेरे हाथ की ऐसे काट के देता है, माता गुस्सा जाएंगी। जो माता गुस्साई, तो फिर तो अगला युद्ध हारोगे और मोक्ष तो नहीं मिलेगा। अब इसको मजा आ रहा है जिंदगी का, यह अमीर होता जा रहा है, ये आज का अंबानी यही है सर। समझ रहे हो बातों की नहीं। अब देखो, राजन बुलाएगा फिर से पुरोहित को, कहेगा मजा आया, मैंने तुम्हारी मदद किया, मैंने तुमको ये कह दिया, अब एक काम करो, लोगों के अंदर ये फैलाओ कि जिस गॉड से तुम डर रहे हो, उस गॉड का जमीन पर रिप्रेजेंटेटिव कौन है, राजा है। नहीं समझा बात को। तुम गॉड से डर रहे हो, तुमको लगता है मोक्ष मिलेगा ना मिलेगा भगवान के ऊपर है, उस गॉड का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जमीन पे राजा। यानी कि जो राजा बोलेगा वो क्या होगा, वो भगवान की वाणी होगी। अब ऐसे जगह पर कोई भी आदमी प्रोटेस्ट कर पाएगा क्या। जो राजा ने बोल दिया वही सत्य। क्यों, क्योंकि अगर तुमने राजा की बात नहीं माना तो क्या होगा, ऊपर भगवान गुस्सा जाएंगे, और फिर तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है। बात समझा कि नहीं। अच्छा, ये बात कौन बोलेगा तो ज्यादा सही होगा, पुरोहित। क्यों, क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट भगवान के साथ किसने ले रखा है, पुरोहित ने। अब जो बात पुरोहित बोलेगा लोग मानेगा, तो पुरोहित ने क्या किया, राजा को ऑथेंटिकेट करवा दिया। तो पुरोहित तो पैसे वाले आदमी, उनको हर चीज में पैसा चाहिए, तो वो राजा कहेंगे देखिए ऐसा है। अब देखो, अब वहां पर अब लालच शुरू हो गया। अब कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर मैं केवल बोल दूंगा कि लोग मान तो जाएंगे, लेकिन लोग आत्मीयता से नहीं मानेंगे। अगर मैं बोल दूंगा कि गॉड के तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, तो लोग मान तो जाएंगे, पर आत्मीयता से नहीं जुड़ेंगे। आत्मीयता से जुड़ने के लिए ना आपको रिचुअल करना होगा, कर्म कांड करना होगा, अश्वमेध यज्ञ।
अश्वमेध यज्ञ करवाइए आप। जब लोग आपके घोड़े दौड़ेंगे, लोग अपने आप ही मान जाएगा तुम बहुत महान आदमी हो, और फिर मैं खुद बोल दूंगा कि गॉड का इतना महान तो कोई गॉड का रिप्रेजेंटेटिव ही हो सकता है। समझा? तो यहां पर क्या हुआ कि आम जनता से भी जो पुरोहित वर्ग है वो पैसा ले रहा है, और राजा को भी चिपका दिया इसने अश्वमेध यज्ञ से। फिर ब्राह्मण और पावरफुल हो गया। समझ रहे बातों की नहीं? और राजा को भी मजा आ रहा है क्योंकि राजा को ऑथेंटिकेट कर दिया उसने, पुरोहित ने। बात समझा कि नहीं? तो राजन भी फिक्स, पुरोहित भी फिक्स, आम आदमी भाई साहब वही दिन भर मेहनत किया, आए शाम में आए सो गए। समझ में आया? अब क्या होगा कि राजन कहेगा, अब तीसरा स्टेप, राजन कहेगा कि गॉड का रिप्रेजेंटेटिव तो हर आदमी नहीं हो सकता, गॉड के रिप्रेजेंटेटिव का बेटा ही गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। अरे भगवान का बेटा ही तो भगवान होगा, शंकर जी के बेटे ही तो श्री गणेश है, वो भी तो भगवान है। अगर गॉड है तो सन ऑफ द गॉड ही तो गॉड है, जीसस क्राइस्ट गॉड है। जब गॉड का रिप्रेजेंटेटिव राजा है तो उसका बेटा भी तो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव ही होगा। तो कहेगा हर आदमी राजा नहीं हो सकता, आदमी गॉड क्या हो सकता है? राजा नहीं हो सकता। गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए उसका बेटा होना जरूरी है। तो राजन बोलेगा अगली बार से मेरा बेटा ही राजन बनेगा। नहीं तो ब्राह्मण कहेंगे क्या हम उल्लू है क्या? आदमी ब्राह्मण भी नहीं हो सकता, पुरोहित भी नहीं हो सकता। वो बोलेगा कि पुरोहित का बेटा ही पुरोहित भी बनेगा, तीसरे वाले के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो ना ही राजन बन सकता ना ही पुरोहित बन सकता है। तो तेरा बेटा तो तेरा ही बेटा बनेगा, अगर तू किसान है तो किसान ही रहोगे। क्यों? सही बोल रहा हूं? इस तरीके से 3 वर्ग बन गया जन्म के आधार पर। और चौथा वर्ग कौन सा है? कृष्ण वर्ण, जिसको तो मार लाद के आपने अलग कर रखा है। अब वो भी आ रहे हैं आर्यों के पास, पुरोहित के पास। एक काम करिए ना, हमको मुंह सिला दीजिए ना, तो मार जूते से ठीक कर देंगे। भाग यहां से, तू आर्य बनेगा? तू आर्य है ही नहीं, तू श्वेत आर्य है। जब तू श्वेत वर्ण है ही नहीं तो तुझे आर्य संस्कृति फॉलो करने का अधिकार ही नहीं है। तुमको मोक्ष मिलेगा ही नहीं। तुमको मोक्ष तब मिलेगा जब तुम एक बार मर जाओगे, अगली बार तुम्हारा जन्म आर्यों में होगा, तब जाकर तुझे मोक्ष मिलेगा। इस जन्म में तो तेरा कोई स्कोप नहीं है। समझे बातों की नहीं? तो साहब हम करे तो करे क्या, मोक्ष का भी स्कोप नहीं दिया आपने, समाज से बाहर है, अलग थलग है। तो एक काम करो, तुम हमारी सेवा करो। तो जो चौथा वर्ग जो यहां के निवासी है, कृष्ण वर्ण, उसको क्या मिल गया कि अब वो चौथे वर्ग होंगे जिनका काम होगा दास। समझ में आ रहा है? ये कृष्ण वर्ण होगा। 10वें मंडल में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त कहते हैं उसको, उसमें इन चारों को अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। पुरोहित को कहा गया है कि ब्राह्मण है ये, राजन को कहा गया ये क्षत्रिय है ये, आम आदमी को कहा गया वैश्यास है ये, और ये तीनों क्या है? आर्य हैं। और चौथे को कहा गया है क्या है? ये कृष्ण वर्ण वाले को शूद्र। तो जिस चीज को आप शूद्र बोलते हैं वो एक्चुअली में यहां के नेटिव हैं, तो थोड़ा तमीज से। क्यों सर? को आप शूद्र शेड्यूल कास्ट वगैरह बोलते हैं, वो यहां के मूल निवासी हैं। समझ में आ गया? और इनसे ज्यादा शोषित वर्ग भारतीय इतिहास में है ही नहीं। महिलाएं और शूद्र, इनसे ज्यादा शोषित वर्ग और कोई नहीं है। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि जिन्होंने
2000 3-2500 साल आप ये मान के रखिए कि 3500 साल का शोषण झेला है। हम 50 साल रिजर्वेशन भी देने के लिए हम देने से 5 बार सोच रहे हैं, और हम लोगों को काफी दुख भी बुरा भी लगता है कि बताओ उनको तो रिजर्वेशन मिला हुआ है। अबे 4000 साल का शोषण झेला इन्होंने। 40-50 साल का रिजर्वेशन देने में आपको दिक्कत हो रहा है। भी उनको जो यहाँ के मूल निवासी हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शूद्र शेड्यूल कास्ट नहीं है, इस पर हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। सर, शूद्र कौन है? कौन है शूद्र? ये बातों की नहीं। अब देखिए, अब इन्होंने नौटंकी करना शुरू किया। अब 4 वर्ण बन गए। अब ये सारी बुराइयां कब है? उत्तर वैदिक काल की। वैदिक काल में तो कृष्ण वर्ण और श्वेत वर्ण ही है, उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया। अब देखो, अब अपने आप को कैसे अब इनको क्या करेंगे कि अब कुछ करा जाएगा। अब देखिए क्या, अभी थोड़ी देर बात करते हैं सब बात, पहले बात समझिए। एक सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं द्विजा। द्विज जिसको बोलते हैं, द्विज मतलब होता है 2 बार जन्मने वाला। एक बार अपनी माता से जब जन्म होता है, और दूसरा होता है उपनयन के बाद। आप लोगों में ज्यादातर लोगों का उपनयन हुआ होगा, जिसको आप लोग सीक्रेट सेरेमनी बोलते हैं। हाँ, जनेऊ जिसको बोलते हैं। कुछ लोग जनेऊ धारण करते हैं, कुछ लोग जनेऊ धारण करने के बाद तुरंत वहीं त्याग देते हैं कि भैया ये जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे, आप रहने दो। ज्यादातर ब्राह्मण्स जो है जनेऊ रखे ही रहते हैं, बाकी लोग कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं छोड़ देते हैं। तो द्विजा है। द्विजा का मतलब हो गया कि एक बार माता से जन्म लेने वाला, और दूसरी बार किससे जन्म लेने वाला? दूसरी बार हो गया आपका उपनयन होने के बाद। तो आर्यों ने कहा कि केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास ही द्विजा हैं। शूद्र जो है वो द्विजा नहीं हो सकते। यानी कि एक बार उनकी उनकी माता से वो जन्म लिए हैं, उनका उपनयन नहीं हो सकता है। इन्होंने सिस्टम ये सेट कर दिया कि प्योर वही है जो द्विजा है, जो द्विजा नहीं है वो प्योर नहीं है। यानी यहां से प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया। यानी ये लोग जो हैं वो द्विजा है, प्योर है, और ये लोग द्विजा नहीं है इसलिए ये इम्प्योर है। इसीलिए धीमे धीमे यहां पर छुआछूत की भावना भी आने लगा कि तुम तो द्विजा हो ही नहीं, तुम्हारा उपनयन हुआ ही नहीं है, दूर हो रे, दूर रहे। तो भाई मैं जब ऐसे बता रहा हूं तो समझा रहा हूं, इसका मतलब मैं अनटचेबिलिटी प्रमोट नहीं कर रहा हूं। बड़ा कठिन है यार ये विषय पढ़ाना, कुछ लोग मतलब उसको अलग तरीके से ना ले लें। इस उस समय की बात कर रहा हूं मैं ये मानता हूं, ये नहीं कह रहा हूं। समय की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने कि ये जो ऊपर के 3 वर्ण थे वो द्विजा थे, इस और नीचे वाले द्विजा नहीं थे। इसीलिए इन्होंने क्या करा कि इनको कहा कि भाई तुम छूने का नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उत्तर वैदिक काल में देखिए कितनी बुराइयां। अभी मैं आपको पीडीएफ में बाद में बताऊंगा क्या क्या हुआ है, पहले एक कहानी बन जाए ना तो ज्यादा अच्छा होगा। उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड बढ़ गया है, द्विजा प्योर है, जो द्विजा नहीं हो इम्प्योर है, छुआछूत की भावना आ गई है। तीसरी बात, शूद्र को किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया गया है, ना ही वो उपनिषद पढ़ सकते हैं, ना ही ब्राह्मण क्या कोई रीति रिवाज करेंगे। अब खुद पढ़ सके इतने वो योग्य नहीं है, उतने पढ़े लिखे नहीं है। खुद पढ़ने वाला आज्ञा वाला बोलेगा भी नहीं कि भैया तुम द्विजा हो गए हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। वैश्य के सामने प्रॉब्लम क्या है? वैश्य के सामने समस्या क्या है? उत्तर वैदिक काल के अंत में वैश्य सब काम कर रहा है। ऊपर के जो 2 वर्ण हैं क्षत्रिय और ब्राह्मण, वो बैठ के खा रहे हैं। सारा काम की जिम्मेदारी जो दबाव है वो वैश्यों पर आ गया है। सारा एग्रीकल्चर वही करेंगे, मर्चेंट वही बनेंगे, और उनको कोई वार होगा तो पैसा भी बहुत कम मिलता था।
ठीक है, तो शूद्र तो दुखी है ही है। शूद्र को तो ये कह दिया कि तुमको तो मोक्ष ही नहीं मिलेगा, वैश्य को मोक्ष मिलेगा, लेकिन मोक्ष के लिए पैसा नहीं है, कि कर्मकांड बहुत महंगा है। और क्षत्रियों को भी दुख है। क्षत्रिय कह रहे हैं कि भाई राजा हम हैं, लड़ते हम हैं, सुप्रीमेसी हमारी होनी चाहिए, सारी सुप्रीमेसी और क्रेडिट तो ब्राह्मण लेके बैठे हुए हैं। तो ये जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणिज्म, इसमें ब्राह्मण को छोड़ के बाकी तीनों दुखी हैं। कर्मकांड इतनी बलि चढ़ाई जा रही है कि खेती करने के लिए भाई साहब बलि नहीं है, बैल ही नहीं है, तो वो एक अलग समस्या चल रहा है। उपनिषद इतने कठिन शब्दों में लिखा हुआ है कि उसको समझना मुश्किल, तो हर आदमी खुद से पढ़ के करे, वैश्य खुद से पढ़ के काम भी नहीं चलेगा उसका। बड़ी दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। तो इसी में से, क्षत्रिय में से दो लोग बाहर निकलेंगे, एक गौतम बुद्ध और एक महावीर। ये कहेंगे अच्छा ये बात, कर्मकांड की बहुलता हो रही है, अच्छी बात है। तो दोनों ही, गौतम बुद्ध और महावीर, इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि भाई अब से जो भी बात मैं बोलूंगा वो मैं संस्कृत में तो कतई नहीं बोलूंगा, एकदम लोकल प्रकृत भाषा में बोलूंगा, जो लोग लोकल बोलते हैं। इसीलिए देखना कि पाली भाषा का उपयोग गौतम बुद्ध ने किया है और प्रकृत का महावीर ने किया है। बात होगी नहीं, कहा मैं जो भी बात रखूंगा इन्हीं वेदों की बात रखूंगा। हालांकि वेद काटते हैं ये लोग, जो गौतम बुद्ध और महावीर होते हैं, ये दोनों बोलते हैं कि वेद सुप्रीम नहीं है, और ईश्वर पर भी बिलीव नहीं रखते ये लोग। समझ में आ गया? तो ये लोग इस बात को काटते हैं, कह रहा वैदिक टीचिंग को ही पढ़ाऊंगा लेकिन लोकल लैंग्वेज में। महावीर ने कहा समस्या क्या है, कर्मकांड की। अच्छा, महावीर ने कहा कि किसी को पूजा के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, मोक्ष के लिए पैसे की जरूरत है। नहीं, उन्होंने कहा मोक्ष को पैसे की जरूरत नहीं है। मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए है कि आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, खुद मेडिटेशन करना पड़ेगा, खुद योग करना पड़ेगा, आपको अपने आप ही मोक्ष मिल जाएगा। शूद्र को लगा भाई हमें तो पूरा पूरा आसमान मिल गया, अब तक तो हमें ये कहा जाता था कि हमें तो मोक्ष नहीं मिलेगा, ये कौन आ गया है जो हमको मोक्ष दिला देगा। तुरंत शूद्र लोग गए गौतम बुद्ध महावीर के पास, बताइए क्या होगा। अबे टेंशन मत लो, ये संगा है, इसमें आओ बैठो, तुमको जो बोल रहे हैं सुनो, मेडिटेशन करो, तुमको मोक्ष मिल जाएगा, परेशान ना हो। शूद्र खुश, कम से कम मोक्ष तो मिल रहा है, थोड़ी मेहनत ही करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो जब शूद्र संग से आ रहे हैं तो वैश्यों ने देखा, क्या भैया कैसे आ रहे हो ये आजकल यहाँ से। ऐसा है, एक आदमी आए हैं गौतम बुद्ध और महावीर नाम के, वो कह रहे हैं कि कोई कर्म कांड की जरूरत नहीं है, मोक्ष आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ऐसा? भाई पैसे तो हमारे पास भी नहीं है, चल होके आते हैं एक बार। वो भी पहुंचे वैश्य, उनको लगा कि, उनको गौतम बुद्ध ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे ना बैलों की बलि दी जा रही है, ऐसे बलि बलि देते रहोगे तुम्हारा कोई एक्टिविटी रह नहीं जाएगा, तुम कुछ खेती वेती नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? ये मोक्ष इस तरीके से नहीं मिलता, मोक्ष के लिए आत्मसात करना पड़ता है। तुम बैठो, तुम्हें मोक्ष दिला देंगे। वैश्यास भी निकल लिए, और चूंकि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय थे तो ज्यादातर क्षत्रियों का भी अफेक्शन था। बात समझा कि नहीं? तो धीमे धीमे ब्राह्मणवाद को लगा यार आजकल पैसे कमा रहे हैं, तो को लगा कि यार आजकल कोई कर्म कांड नहीं करा रहा है। क्या बात है भाई, कर्म कांड काहे नहीं हो रहा है? कर्म कांड क्यों नहीं हो रहा है? तो लोगों को मालूम चला कि दो लोग आए हैं गौतम बुद्ध और महावीर नाम के, उन्होंने कह दिया है कि बिना पैसे के बिना कुछ के जो है हम आपको मोक्ष दिला देंगे। अरे तेरी, ये तो बहुत बड़ा धक्का लगा यार, ये तो मुफ्त में मोक्ष दिला रहे हैं यार, हमारा तो दुकान ही बंद हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। तो पुरोहित वर्ग में से एक आध पुरोहित वर्ग जो थे,
देखने गए कि भैया गौतम बुद्ध कर क्या रहे हैं, अब बुद्ध के संग में हो क्या रहा है। दो पुरोहित पहुंचे, देखे सब मेडिटेशन कर रहे हैं एकदम आराम से आंख बंद करके। यार यहाँ तो कुछ तीसरा ही माजरा चल रहा है। एक को पकड़ा शूद्र को, क्या कर रहा है फिर, कह रहे यहाँ मोक्ष मिलता है, आप भी बैठ जाओ बिना पैसे मिल जाएगा। अबे हम पुरोहित हमार घंटा मारेंगे फिर। कह रहे यार मोक्ष मिल रहा, कैसे मिल रहा है। कह रहे कि देखिए भैया ऐसे बैठे रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, आत्मसात कर लीजिए, मोक्ष मिल जाएगा। कैसा, तो यहाँ पुरोहित वर्ग के दिमाग में कुछ लोचा चला। इसने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं दुकान बंद हो जाएगी हमारी। पुरोहित वर्ग ने क्या किया, पुरोहित वर्ग ने कहा कि अभी रुको 2 मिनट करते हैं, देखो फूट डालो, फूट डालोगे तो ही काम बनेगा। समझ में आ रहा है, अपनी दुकान की तरीका बदलना होगा, नहीं तो मामला मंजर गड़बड़ा जाएगा। तो ये अंदर गए, कहे कि ऐसा है कि ये बोलते क्या थे गौतम बुद्ध, ऐसा गौतम बुद्ध बोलते थे सब जगह दुख है, दुख का कारण ये है, फलाना है, इच्छाओं का दमन करो, फलाना करो। यार बात तो है आपके गौतम बुद्ध में, फ्री में मोक्ष दिला दे रहे हैं, बात तो है, बहुत महान आदमी है ये, इनकी पूजा करिए। हमने वाला बोला पूजा करिए, अरे भैया मैं तो कहता हूं कि विष्णु के अवतार हैं ये। नौवें अवतार। सामने वाला कह रहा वाह, हमारे गौतम बुद्ध को इसने 9वें अवतार कह दिया, ये हमारा हितैषी है। कोई अगर आपकी तारीफ कर देगा आपको कि यार बात तो है, 9वें अवतार हैं, और हम अगर होते तो पूजा करते। अच्छा बताइए ना, तो कर ही दीजिए पूजा। कह रहा सामान लेकर आइए, अगरबत्ती, नारियल, बुनिया जरूर लेना, आधा केजी बुनिया के बिना पूजा नहीं होगा। अड़हुल का फूल, धूप बत्ती सब लेकर आओ। अब वहां पे ओम श्री बुद्धाय नमः, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम चलना शुरू हो गया। इनमें से कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के भी लोग थे बुद्ध में, ये कह रहे क्या नौटंकी चल रहा भाई, बुद्ध खुद कर्म कांड के खिलाफ थे, तुम यहां पे कर्म कांड फिर चालू कर दिए। कह रहा तुम जलते हो बुद्ध से, तो भाइयों में झगड़ा, तुम बुद्ध से जल रहे हो, इसलिए तुम बुद्ध की पूजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूजा हो। अरे पागल आदमी, पैर से पैदल। तो अब यहां पे होगा कि जो लोग पूजा नहीं करेंगे वो भाग जाए यहां से, और जो लोग पूजा करेंगे वो यही रहे। नहीं होता जैसे क्लास में, जो लोग हमारे साथ है वो हमारे रहे, जो उनके साथ है उनके साथ रहे। तो यहां पर बुद्धिज्म में 2 डिवीजन हो गया, जैसे विभेद आया वैसे बुद्धिज्म खत्म होना शुरू हो गई, फिर से ब्राह्मणिज्म की सुप्रीमेसी शुरू हो गई। अगर तुम उसको तोड़ नहीं सकते हो तो उसको अपने अंदर मिला लो। इस तरीके से मायाना बुद्धिज्म जो डोनेट हुआ वो हिंदुइज्म का ही पार्ट बन गया। समझ में आया आपको किस तरीके से बुद्धिज्म आया है, किस तरीके से उसका विखंडन हुआ है। ठीक है, तो कल अपन जब बात कर रहे होंगे तो हम लोग थोड़ा जान लेंगे अर्ली वैदिक एज का, लेटर वैदिक एज का। तो हम पहले सोच रहे हैं क्या कि एक सीक्वेंस कहानी बना लें। तो अभी हम लोगों ने चूंकि बुद्धिज्म की बात कर दिया है, हमने अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज को समझ लिया है, समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बुद्धिज्म के बारे में और महावीर जैन के बारे में भी जान लेंगे। उसके बाद जब हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी तो हम एक बार पीडीएफ पे बता देंगे कि बैटल ऑफ 10 किंग्स कहां हुआ था। तो फैक्ट की बातें हैं, रावी नदी के किनारे हुआ है या पुष्नी नदी के किनारे हुआ है, कौन कौन थे, भारत कौन जीता, भारत से पुरु कैसे बना, पुरु से कुरु कैसे बना, ये सारी बातें कर लेंगे। पहले हम लोग फिलोसफिकल एंगल में, कल हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म देख लेंगे। समझ में आ गया, जब वो बात हम लोग जानेंगे बुद्ध कहते क्या थे, बुद्ध के डिवीजन का क्या मतलब है, महायान को महायान क्यों बोलते हैं, हिनायन को हिनायन क्यों बोलते हैं, लेसर व्हील और ग्रेटर व्हील क्यों कहा जाता है, ये जब जान लेंगे, बुद्ध की 4 सत्य क्या है, आर्य चार आर्य सत्य क्या है, अब समझ में आ रहा है, महावीर ने क्या बोला था,
जब ये सारी बातें कर लेंगे उसके बाद हम लोग फिर अर्ली वैदिक एज के जो तुम्हारे पीडीएफ में जो फैक्ट हैं, लेटर वैदिक एज के जो पीडीएफ में फैक्ट हैं, और फिर बुद्ध और के जो भी फैक्ट होंगे वो सारी बातें हम लोग कर लेंगे, तो हमारे कहानी भी बन जाएगा और फैक्ट भी जान लेंगे। ठीक है, थैंक यू। समझ में आया जी? समझ डेवलप हो रहा है कि नहीं? समझ डेवलप होना चाहिए एक लीनियज। हाँ सर, शूद्र पढ़ ही नहीं पाएंगे सर। तुम तो कृष्ण वर्ण हो ना, तुम्हारा तो कल्चर ही नहीं है, तुम्हारा तो लैंग्वेज ही नहीं है, तो पुरोहित का है। उन्होंने जानबूझकर उसको क्लिष्ट रखा था, जानबूझकर क्लिष्ट रखा था कि नॉर्मल आदमी उसको ना पढ़ पाए।